वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम के एपिसोड नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 13। रुबाब के घर का लकड़ी का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अकरम अंदर दाखिल हुआ। इसके अंदाज में एक नाकाबिले शिकस्त गुरूर और अकड़ साफ नजर आ रही थी। इसका चेहरा पर सुकून था, इस पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। बाहर अम्मा और अब्बा एक पुरानी चारपाई पर बैठे थे। इनके चेहरे पर गहरी परेशानी के साए थे और इनकी आंखें उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासरात लिए हुए थी। अस्सलाम वालेकुम, अकरम ने भारी गहरी और पुर एतमाद आवाज़ में सलाम दिया। इसकी नज़रें बराह रास्त अब्बा पर जमी हुई थी। अब्बा ने दबी हुई आवाज़ में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। इनके दिल में अकरम के लिए शदीद गुस्सा था, लेकिन वह मजबूरी और बेबसी के आलम में थे। अकरम ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ अब्बा की तरफ देखा। बहुत अच्छा फैसला किया है आप लोगों ने। आपका यह फैसला आपकी बेटी की ज़िंदगी बदल देगा। ये मेरा वादा है, वो ज़िंदगी भर खुश रहेगी। फिर इसने अपनी नज़रें घर में इधर उधर घुमाई, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। कहाँ है मेरी मनकूहा रुबाब? मैं इससे मुलाकात कर सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। अब्बा ने सर के इशारे से कमरे के अंदर इशारा किया, जहाँ रुबाब लेटी हुई थी। अकरम के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। वो अंदर उठकर तेजी से अंदरूनी कमरे की तरफ चला गया। अम्मा और अब्बा एक दूसरे को बेबसी से देखते रह गए। इनके चेहरे पर एक दूसरे के लिए हमदर्दी और मुश्तरक दुख था, जिसे इनकी किस्मत पर से पर्दा उठ गया और वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हों। अंदरूनी कमरे में एक छोटे से बिस्तर पर रुबाब बेजान से लेटी हुई थी। कमरे में सिर्फ एक बल्ब की जर्द रोशनी फैली हुई थी, जो माहौल को मजीद उदास बना रही थी। इसकी आंखें छत पर जमी हुई थी, जिस्म लागर था और चेहरा जर्द पड़ चुका था। होंठ सूख चुके थे। इसके बाजू में ड्रिप अभी भी लगी हुई थी, जिससे कतरा कतरा दवा इसके जिस्म में जा रही थी। इसका वजूद दुख और तकन से चूर चूर था। अकरम अंदर दाखिल हुआ। इसके कदम में एक खास बकार था, जो इसके मगरूर मिजाज का आईनादार था। वो रुबाब के करीब आया और इसके बिस्तर के पास जाकर झुका। इसके चेहरे पर एक हमदर्दी का तासर था। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, मेरी जान, अकरम ने नरम आवाज़ में कहा। इसके लहजे में अचानक प्यार भर आया था। इसने रुबाब का हाथ अपने हाथ में ले लिया। ये क्या हालत बना ली है तुमने? तुम तो मेरी दुनिया हो, मेरी तो जान निकली जा रही है तुम्हें इस हालत में देखकर। रुबाब, मैं सिर्फ तुमसे नाराज़ था, कोई छोड़कर थोड़ी ही गया था तुम्हें। अकरम की आवाज़ सुनते ही रुबाब ने चूं कर आंखें खोली। इसने अकरम को अपने सामने देखा तो इसकी आंखों में एकदम से आंसू भर आए। इसका बेजान जिस्म जैसे अचानक जिंदा हो उठा। वो जज्बाती होने लगी और सिसकियाँ भरने लगी। अकरम, इसकी आवाज़ लरज़ रही थी, जैसे सदियों के दुख इसमें सिमट गए हों। आप मुझे छोड़ रहे हैं? आप मुझे छोड़ देंगे? मैं मर जाऊंगी अकरम, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। वो अपनी तमाम तवानाई इकट्ठी करके बिस्तर पर उठ बैठी और तेज़ी से इसके करीब आई। इसका लागर वजूद दुख और खौफ से कांप रहा था। अकरम ने तेज़ी से इसे अपने बाजू में बराज के लागर वजूद को अपने सीने से लगा लिया। इसका हाथ रुबाब के हपालों में प्यास से फिरने लगा। इस महरम मोहब्बत का ये पहला लम्स रुबाब को अंदर तक शाशार कर गया था। इसे लगा जैसे इसे एक बार फिर से ज़िंदगी मिल गई हो, जैसे वो एक तवील अंधेरे के बाद रोशनी में आ गई हो। इसने अकरम को मजबूती से थाम लिया, जैसे वो इसे कभी जाने नहीं देगी। अकरम मैं नहीं रह सकती आपके बगैर, रुबाब ने रोते हुए कहा। इसकी आवाज़ खलक में घुट रही थी। मैं मर जाऊंगी अगर मैं आपके साथ ना रही। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप नहीं जानते ये कितना सच्चा प्यार है। ये निकाह मेरे लिए सिर्फ एक तल्लक नहीं है, ये मेरे लिए मेरी पूरी ज़िंदगी है। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके आंसू अकरम के कंधे पर गिर रहे थे। खुदा के लिए मुझे मत छोड़िए, मैं तलाक का दाग अपने सर पर नहीं सजा सकती। मैं समाज में कैसे जीऊँगी? मेरा तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अकरम ने इसके बालों को प्यार से सहलाया। इसके होठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट थी। रुबाब, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा। क्या हो गया है मेरी जान? इस तरह से क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? इस दिन में बहुत डिस्टर्ब था, इसलिए चला गया था। मेरी हालत भी ठीक नहीं थी, मुझे भी कुछ मसाइल थे, लेकिन अब आ गया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें लेने आया हूँ। मैं हरगिज़ तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे वालिद साहब से बात की है, बस तुम्हारे वालिद मेरी थोड़ी सी मदद कर दें इस काम में जो मैंने इनसे कहा है। इसने रुबाब से नजर छुड़ाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ इसे अम्मा का साया नजर आया। बाकी देखना, धूमधाम से बारात लेकर आऊँगा तुम्हारी। मैं तुम्हें एक शहजादी की तरह रखूँगा, कोई गम तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। वो इसे सुनहरी ख्वाब दिखा रहा था। इसका लहजा मिठास से भरा हुआ था, जबकि दरवाजे पर खड़ी अम्मा इसकी तमाम बातें सुनकर परेशान हो गई थी। इनकी नज़रें अकरम के चेहरे पर थी और इन्हें साफ नजर आ रहा था कि अकरम अब भी सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ आया है। इनका दिल कांप उठा कि अगर इसका मतलब पूरा नहीं हुआ तो वो रुबाब को तलाक देने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा और रुबाब की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अम्मा की आंखों में गहरा खौफ था। वो रुबाब की मासूमियत और अकरम की चालाकियाँ दोनों ही देख रही थी। दुआम ने रात को खाने के वक्त बाला को अपने कमरे में दाखिल होते देखा तो इसका मूड पहले से ही ख़राब था। इसकी आंखों में इंतजार था और दिल में एक बेचैनी, जो इसकी ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से थी। जैसे ही बाला ने खाना इसके सामने रखा, दुआम ने इसे घूर कर देखा। इसकी आवाज़ में गहरा गुस्सा और मायूसी थी। यहाँ मेरा नशा टूट रहा है और किसी को मेरा एहसास तक नहीं, दुआम ने तीखे लहजे में कहा। इसकी नज़रें बाला के हाथ में मौजूद खाने पर जमी थी। आपके हाथ खाली क्यों हैं? मेरे आम कहाँ हैं? बाला ने एक लम्बी आह भरी, जैसे इस पर बहुत बड़ा बोझ हो। इसने हाथ में पकड़ा बर्तन मेज़ पर रखा और मायूसी के आलम में दुआम की तरफ देखा। ऐसी की तैसी तुम्हारी नशे की, तुम्हारे डाकू जी ने पूरा का पूरा दरख्त उखाड़ने के चक्कर में है। इसके लहजे में सरदार का खौफ नुमाया था।
कम मत समझो, इसे सब पता है, हर बात की खबर है। ये जो तुम चोरी चोरी मुझसे और कभी जुमरू से केरियाँ मंगवाती थी ना, हर बात की खबर है इसे, बाला ने सच्चाई बताते हुए कहा। और इसने आज हुक्म भी दे दिया है मीरू को कि आम के दरख्त पर कोई एक आम भी न बचे, ये सारे के सारे उतार कर फेंक दो। बाला ने ये कहकर खाना इसके सामने रखा तो दुआम का मुँह हैरत से खुल गया। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सरदार ऐसा भी कर सकता है। नहीं भैया, प्लीज़ नहीं। दुआम फौरन बिस्तर से उठी, इसकी आंखों में आंसू भर आए। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं करें ना, मेरे अम्मू ने क्या बिगाड़ा है आपके सरदार का, इन मासूम अम्मू ने क्या बिगाड़ा है इस जालिम खजरूस सरदार का। वो रूहानी होकर बोली, इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। इसी लम्हे दरवाज़ा जोर से धकेलते हुए सरदार दिलदार अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो इसके रौबदार शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। इसकी आंखों में गहरी चमक थी। तू जा यहाँ से बाला, सरदार दिलदार ने पुरतमात और रौबदार लहजे में बाला को हुक्म दिया। इसकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव था जो किसी भी बात को अटल बना देता था। मैं अपने सजन साई को खुद बताऊंगा कि आमू ने मेरा क्या बिगाड़ा है। वो दुआम की तरफ देखते हुए मोहब्बत और एक खास अंदाज में मुस्कुराया। सरदार ने बाला को देखते ही आंखों में इशारा किया और फिर इसके साथ बैठ गया। बाला फौरन वहाँ से खिसक गया। इसे मालूम था कि अब सरदार की खैर नहीं। कमरे के अंधेरे मध्यम रोशनी में सरदार दुआम को अपनी बाहों में लिए बैठा था। बाहर की दुनिया, डाकू का राज और कबीले के मामलात सब कुछ पास चले गए थे। सरदार के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराती, इसकी आंखें दुआम पर जमी हुई थी। हाँ तो अब मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ कि क्या बिगाड़ा है तुम्हारे आमू ने, सरदार ने गहरी पुरकशिश आवाज़ में कहा। वो एक झटके में इसने दुआम को अपनी बाहों में खींचा। इसका वजूद सरदार के मजबूत बाजू में कैद हो गया। इसका चेहरा दुआम की गर्दन पर झुका, इसके बेताब लबू का लमस दुआम की नाजुक गर्दन पर बिखर गया। दुआम का सारा वजूद जैसे बिजली की लहर से कांप उठा। वो इसे खुद में कैद करता इसके बाजू को अपने लबू से छूने लगा। इसकी जिल्द पर सरदार के होंठों की नरमी महसूस हो रही थी। वो बेबाकी से इसे चूमते हुए दूसरे हाथ से खाने का एक दमाला बनाया और दुआम के मुँह में डाल दिया। देखो सज्जन साईं, आम खाने के लिए ना कोई वजह होनी चाहिए और खासकर लड़कियों की तो वजह होनी ही चाहिए। इसने दुआम को गहरी नज़रों से इसने दुआम की आंखों में गहरी नज़र डालकर कहा, तुम मुझे कोई वजह नहीं दे रही और मैं तुम्हें इस तरह से कच्चे आम खाने नहीं दूंगा। मेरी सरदानी की सेहत पे कोई समझौता नहीं कर सकता। दुआम सरदार की बाहों में बुरी तरह कैद थी। इसका चेहरा लाल हो चुका था लेकिन इसकी मासूम जिद अभी भी बाकी थी। वजह? कैसी वजह डाकू जी, कहाँ से वजह लेकर आऊँ मैं? तो हमने सवाल किया। इसकी आवाज़ में मासूमियत और हैरत थी। मैं तो बचपन से कच्चे आम खाती हूँ, आज तक कोई वजह नहीं दी, अब कहाँ से वजह दूँ मैं? इसने मजीद कहा, और सब लोग खाते हैं, कोई वजह नहीं होती, फिर भी मैं क्यों वजह दूँ? सरदार ने इसे नवाले पर नवाला बनाकर खाना खाने पर मजबूर कर रहा था और वह शर्मिंदा होकर खा रही थी। दिलदार ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उफ मेरा भोला साईं, इसने दुआम के गाल को प्यार करते हुए कहा। ज़रूरत से ज़्यादा ही बोला है। वो उसके कान के करीब झुका। इसकी गर्म सांसें दुआम की गर्दन पर पड़ी थी। वजह बनानी पड़ेगी तुम्हें और वजह खास होनी चाहिए। इसने सरगोशाना अंदाज में कुछ ऐसा कहा जो दुआम के कानों में घुल गया और इसकी ये सरगोशी सचमुच में तमाम दुआम के चेहरे को लम्हे में सुलग कर गई थी। सरदार दिलदार ने दोबारा दुआम की आंखों में देखा। इसके लहजे में एक खास कशिश थी। अगर तुम कच्चे आम खाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे इस तरह से वजह देनी होगी, इसने नवाला बनाते हुए कहा। जब तक इस तरह की कोई वजह मुझे नहीं मिलती तब तक मैं अपने सज्जन साईं की सेहत पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर सकता। कच्चे आम तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, दुआम ने वाला लेते हुए शर्मा कर कहा। इसकी नज़र झुकी हुई थी। वो कहाँ से दूँ ऐसी वाली वजह? वो तो अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा मिलता है। इसने बात बदलने की कोशिश की। और वैसे भी इस चीज़ का कच्चे आम से खाने का कोई तल्लक नहीं। ये आपको किसने बताया? तल्लक तो होता है, बहुत गहरा तल्लक होता है, सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आवाज़ में खास किस्म की छेड़ थी। और जब तुम मुझे ये वजह नहीं दोगी तब तक तुम कच्चा आम बिल्कुल नहीं खा सकती हो। जो तुम खा सकती हो वो मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। वो एक और नवाला इसके मुँह में डाल गया। दुआम ने इसे गुस्से से देखा। इसकी आंखों में नाराज़गी थी। आप बहुत जालिम हैं डाकू जी। वो अचानक ही खाना छोड़कर इसकी तरफ मुड़ते हुए इसकी कमीज़ के बटनों के साथ छेड़खानी करने लगी, जैसे इसे अपने में मना रही हो। और मेरे सारे आम तोड़ देंगे आप, मेरे सारे आम तोड़ देंगे। तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही इस दरख्त पर मेहरबान हो चुकी हो सज्जन साईं। सरदार ने दुआम के हाथ को पकड़कर प्यार से कमीज़ से हटाया। वो यह बात हरगिज़ नहीं मानने वाला था, चाहे वो कुछ भी क्यों न कर ले। दरख्त से दूर रहा करो, मुझे तुम्हारे इस दरख्त के साथ इतनी बेतकल्फ़ी गवारा नहीं। इसने नरमी से इसके लबू को चुमा और फिर पीछे हटा। इसकी आंखों में गहरी चाहत थी। अस्तगफिरुल्लाह, कितने जल कुकड़े हैं आप, एक दरख्त से जलते हैं। मुझे दरख्त से मतलब नहीं, मुझे तो इस पर लगे सब्ज़ खट्टे मीठे आमों से मतलब है, इसके जायके से मतलब है। दुआम ने बाकायदा चिटकारा लेते हुए कहा। इसका लहजा शरारत से भरा हुआ था। इसके मासूम और चुलबुले अंदाज पर सरदार दिलदार मुस्कुराया। इसने दुआम की मासूमाना चिटकारे पर मुस्कुराते हुए इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों में गहरी मोहब्बत और मालकियत का जज्बा साफ न दिखाई दे रहा था। वो इसके बालों में नरमी से हाथ फेर रहा था, जबकि दुआम अभी भी अपने आमों की फिक्र में थी। मैं जानता हूँ मेरा सज्जन साईं को सिर्फ इस पर लगे हुए आमों से मतलब है, लेकिन तुम्हारी आमों के लिए मैं इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसने अपना हाथ बढ़ाकर दुआम का गाल थपथपाया। वैसे ये जो तुम इतनी मेहनत पाला कि मन तो जुमरू की हिदमतों में करती हो सिर्फ एक आम के लिए, अगर अपने दिलदार साईं की करो तो हो सकता है तुम्हें बहुत कुछ हासिल हो, बहुत कुछ। इसने अपनी काफ़ी घनी मूंछों को हल्का सा ताव देते हुए कहा।
एक खास अंदाज में कहा जिसे इसे कोई बहुत बड़ा राज बता रहा हो। इसकी आंखों में गहरा वादा था। तो हमने सरदार की तरफ देखा। इसकी नज़रों में तजस्सुस था, मगर साथ ही एक डर भी कि वो कोई ऐसी शर्त ना रखते जिसे पूरा करना मुश्किल हो जाए। इसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। अच्छा जी, क्या चाहिए आपको? इसने पूछा। इसकी आवाज़ में हल्की सी लर्जिश थी। और कैसे यकीन करूँ कि आप पर कि आपका मुतालबा मनवा कर अपनी बात से मुकरेंगे नहीं? इसने सरदार की आंखों में गहरी नज़र डालकर सवाल किया। इसके लहजे में शक और डर दोनों थे। सरदार से घूर कर रह गया, जैसे इसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो कि दुआम इसे काबिल यकीन नहीं समझती। खैर, इसे इस पर यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना मुतालबा मनवाकर भी इसकी बात नहीं मानने वाला था। कर लो यकीन बस। सरदार ने गहरी सांस ली। इसके लहजे में एक खास किस्म की बेपरवाही थी, जैसे इसे दुआम के सवाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अगले ही लम्हे तेज़ी से दुआम को अपनी बाहों में खींचते हुए इसे बिस्तर पर गिरा गया। इसका मजबूत वजूद दुआम पर साया फगन हुआ। इसके लबों ने दुआम के लबों को चूमना शुरू कर दिया। ये एक बेखुदी का लम्हा था जिसमें इसने दुआम की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि अपनी बेकरार धड़कनें से सुनाता रहा। वो अपने लबों की नरमी से महसूस करवाता रहा। इसके बाद इसने दुआम को मज़ीद बात करने का मौका नहीं दिया था। वो कभी इसके मासूम चेहरे को चूमता, कभी इसके सुर्ख होंठों को छूता। लबों की ये गुस्ताखियाँ हर हदूद को तजावज़ करती गई और दुआम इसकी बाहों में पूरी तरह कैद हो गई। बाहर की दुनिया, आमों की फ़िक्र और सरदार की शराइत सब कुछ कहीं गुम हो गए थे। इस लम्हे सिर्फ इसकी बेखुदी और बढ़ती हुई कुर्बत थी, जिसमें दुआम खुद को मुकम्मल तौर पर सरदार के हवाले कर चुकी थी। पहाड़ों में गरा कबीला भी जाग रहा था। सुबह की पहली शायद ऊंची चोटियों से फिसलकर पहाड़ों पर पड़ रही थी। ठंडी हवा में सुबह की ताज़गी महसूस की जा सकती थी और वादी में परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी। ऐसे में नाहमवार पथरीले रास्ते से दो साये नवादार हुए, जो दूर उड़ाते और हाँफते हुए कबीले की हदूद में दाखिल हुए। ये कोई और नहीं, दुआम के ताया और ताई अम्मी थे। इनके चेहरे पर खौफ और इनमें छुपी हुई बेचैनी नुमायां थी। इसकी नज़रें बेचैनी से चारों तरफ कुछ तलाश कर रही थी। बाला जो सुबह से ही अपनी डोकाना चौकसी में मसरूफ़ था और सरदार के अहकामात के मुताबिक कबीले के दाखिली रस्तों पर नज़र रखे हुए थे। इन्हें देखते ही चौंका। इसकी आंखों में फ़ौरन शनासाई के कुछ साथ शक ने भी जगा ली और माथे पर गहरी तेवरी उभर आई। वो आहिस्तगी से अपनी मखसूस दबंग तो अकवाना चाल के साथ पत्थरों पर कदम रखता इनके सामने जा खड़ा हुआ। इसका मजबूत कटा हुआ वजूद, इसका अंदाज और इसकी आंखों में बरकती चमक ने ताया और ताई को वही जमा दिया। आधे ताऊ, बाला की आवाज़ करजदार थी, जो पहाड़ों में गूंज कर वापस आई। इसकी आवाज़ में एक तंज़िया हैरत थी, जैसे वो किसी नामुमकिन चीज़ को देख रहा हो। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना, और इस सुबह यूं मुँह उठाकर यहाँ कैसे चले आए? इसकी नज़र सीधे इनके चेहरों पर गड़ी हुई थी। इनके झूठ और इनके छुपे इरादों को वो भांपने की कोशिश कर रही थी। ताया और ताई अम्मी ने एक दूसरे को देखा। खौफ से इनके चेहरे जर्द पड़ गए थे। बाला का ये रौबदार और बेबाक अंदाज इनके लिए किसी झटके से कम न था। ताई अम्मी ने कांपती हुई आवाज़ में हिम्मत की। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। बेटा, हम तो बस अपनी दुआम से मिलने के लिए आए हैं, इसका हाल पूछने। बाला के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैली। इसकी आंखों में सख्ती और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो एक कदम इनकी तरफ बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर कदम उठाता हो। बेटी? कौन सी बेटी? इसकी आवाज़ इस कदर गरजदार थी कि जैसे कोई पहाड़ दहाड़ा हो। आपका हमारी दुआम से कोई तल्लक नहीं है ताऊ। वो आपकी सकी औलाद नहीं, जिसे आपने कभी अपना समझा ही नहीं। इसके वजूद को कभी बोझ के सिवा कुछ न जाना, जिसके नाम पर आपने दुनिया भर की बेगैरती और लालच कमाया। आज इसके साथ रिश्तेदारियां बनाने क्यों आए हैं? बाला का लहजा मजीद तनद हुआ और इसकी आवाज़ में एक खौफनाक वहशत छा गई। इसकी उंगली के इशारे से इन्हें खबरदार किया। इसकी आवाज़ में कबीले के कानून की गूंज थी। हम सब सरदार दिलदार के हुक्म के गुलाम हैं और सरदार दिलदार के बाद ये कबीला मेरे हकामात मानेगा। मुझे सब मालूम है कि तुम्हारे मुकरू इरादे, मगर ना तो कोई घनौना मकसद होगा, ना कोई चाल और जो तुम्हें यहाँ खींच लाया है। सच उगल दो, वरना। बाला ने जुमला अधूरा छोड़ दिया, लेकिन इसकी आंखों में बरकती चिंगारी इसके चेहरे पर फैली। डाकुआना वहशत ने एक मालूम शदीद खतरे का पैगाम दिया। ताया और ताई अम्मी बुरी तरह खौफजदा हो गए। बाला का ये रौबदार और बेरहम अंदाज ने सरदार दिलदार के गुस्से की याद दिला गया था। इनके चेहरे पसीने से शरबूब हो गए और वो फौरन हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगे। बेटा, हम सिर्फ इसे एक दफ़ा मिलने के लिए आए हैं। खुदा के लिए हमें एक बार इसे मिलवा दो। हम सिर्फ इसका हाल पूछने आए हैं। ताई अम्मी की आवाज़ में गिरगिराहट थी, जैसे इनकी जान हलक में अटकी हो। बेटा, वो अब बे निकलता हो, मेरा दिमाग मत खराब कर। बाला का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इसकी आंखें सुरंगारों की तरह दहक रही थी। ताया और ताही की गिरगिराहट ने से अंदर की वहशत को मज़ीद बढ़ावा दिया था। एक झटके में इसने ताया को इतने ज़ोर से धक्का दिया कि वो लड़खड़ा कर पीछे जा गिरा था। निकल जाओ यहाँ से, बाला की आवाज़ कर दी। इसके लहजे में ऐसी वहशत थी जो कबीले के डाकू को खौफजदा कर दे। और आइंदा इस कबीले की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना लाशें गिराने में हमें लम्हे भी नहीं लगेगा। इसने अपनी काली आंखों में खून उतारे हुए इन्हें घुरा। इसका हाथ तेजी से कमर पर लटकी हंजर की तरफ बढ़ा था। इस लम्हे सरदार दिलदार की आवाज़ उभरी। क्या कर रहे हो बाला? सरदार वहाँ नौमादार हुआ। इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी, जो इसकी गहरी चालाक निगाहों
में चमक रही थी। मेरे ससुराली रिश्तेदारों पर इतनी सख्ती, इतना जबर ना बाला, ये अच्छा नहीं। इसका अंदाज तंजिया और शरारती था कि वो भी इन लोगों के लालच हकीकत को बहुत अच्छे तरीके से समझता था। बाला सरदार की तरफ पलटा, इसके चेहरे पर अब भी वहशत थी। सरदार ये तो हमसे मिलने के लिए बात कर रहे हैं। इसकी आवाज़ में ऐसी धमकी थी कि ताया ताई के दिल दहल गए। मैं काट कर रख दूंगा अगर इसका नाम भी अपनी जुबान से लिया है लोगों ने। ये यहाँ किसी लालच की वजह से आए हैं। सरदार मेरा यकीन करो, बाला ने पूरे एतमाद लहजे में जवाब दिया। इसकी नज़रें ताया ताई पर जमी हुई थी। ताया ने फौरन तौर पर हाथ जोड़ लिए। इसके चेहरे पर खौफ और मकर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं बेटा, हम यहाँ किसी लालच की वजह से नहीं आए। सरदार दिलदार अपनी शरारती निगाहों से घूरता हुआ कदम आगे बढ़ाकर इनके करीब आया। इसकी आवाज़ में एक तंजिया नरमी थी। देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम यही सोच रहे हो कि हम यहाँ अपने मतलब के लिए आए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ताई ने ताया की हाँ में हाँ मिलाई। हम बस दुआम को देखना चाहते हैं। हमने दुआम के साथ बहुत बुरा सलूक किया। वही अब हमारी अपनी बेटी के नसीब में आ गया है। अल्लाह पाक ने हमें ऐसी सज़ा दी है, हम सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। हम दुआम बेटी से एक दफ़ा मिलकर इससे माफ़ी मांगना चाहते हैं और हम तुमसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। आज तुमसे भी गहरा तल्लक रिश्ता है हमारा। ताया ने ये कहते हुए निगाहें चुराई। इसकी आवाज़ में बनावट नुमायां थी। सरदार दिलदार ने ताया की बात सुनी। इसके सुरख वहशी निगाहें लम्हे भर में बदल गई। इसके चेहरे पर ऐसी गजबनाक सख्ती आई जैसे लोगों ने इसके साथ अपना नाम जोड़कर कोई नाकाबिले माफ़ी गुनाह कर दिया हो। इसकी आवाज़ शेर की दहाड़ में बदल गई, जिसे वादी गूंज उठी। खबरदार जो अपने नाम के साथ मेरा नाम लगाया, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। सरदार की आवाज़ में वहशियाना गुस्सा था। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। कुछ नहीं लगते तुम मेरे, कुछ भी नहीं। कोई तल्लक नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। तुम जैसे लोगों से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सरदार ने ताया पर एक ऐसी वहशियाना नजर डाली कि इसका वजूद कांप उठा, जैसे वो माजी के किसी गुनौने जुर्म पर पर्दा चाक कर रहा हो। तुम लोगों से मेरा बस एक ही तल्लक है, नफरत का तल्लक, और ये तल्लक मैं जिंदगी भर निभाऊंगा। सरदार के अल्फाज तलवार के तीर की तरह थे जो ताया के दिल में उतर गए। ताया सरदार की बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ इसके चेहरे पर खौफ की गहरी लकीरें भी नुमायां थी। सरदार का गुस्सा आसमान को छू रहा था। इसकी सुरख वहशी निगाहें ताया और ताई पर जमी हुई थी। इसकी आवाज़ में शेर की दहाड़ में बदल चुकी थी, जिससे पहाड़ी की वादी गूंज उठी थी। सरदार ने अपना हाथ बुलंद किया। बाला को इन्हें यहाँ से निकालने का हुक्म देने ही वाला था कि अचानक मीठी आवाज़ उभरी, ताई अम्मा। ये दुआम थी। कबीले के दूसरे किनारे से दौड़ती हुई वह इनकी तरफ आई। इसके चेहरे पर बेपनाह खुशी थी। अपने रिश्तेदारों को यूँ अचानक सामने देखकर इसकी आंखें चमक उठी थी। इसकी मासूमियत ने इनके पिछले तलख रवैयों को यकसर बुला दिया था। इसे बस यही इल्म था कि इसके अपने से मिलने आए हैं। सरदार और बाला के चेहरे पर सख्ती लम्बा भर के लिए ठहर गई। फिर बाला की आंखों में फिक्रमंदी आई और सरदार के चेहरे पर मोहब्बत और परेशानी का मिला जुला असर उभरा। तो हम लपक कर ताया की तरफ बढ़ी। ताया ने छोटे जज्बात का ड्रामा करते हुए इसे अपने बाहों में ताया ने झूठे जज्बात का ड्रामा करते हुए अपने बाजू फैलाकर इसे अपने सीने से लगा लिया। वो इसे इस अंदाज में बेच रहा था जैसे इसे छोड़ने का इरादा ही ना हो। दुआम की आंखों में नमी आ गई। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी कि इसके बाप जैसे ताया को इस पर थोड़ा तरस आ गया था और वो वाकई इससे प्यार करते थे। ताई अम्मी भी फ़ौरन आगे बढ़ी। दुआम के माथे, गालों और बालों को छूमने लगी। इनके इस ज़ाहिरी लाड प्यार में भी मक्कारी छुपी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी बेटी की खुशी के लिए इन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। और इसके लिए इन्हें अकरम की हर बात माननी थी। अकरम ने इन्हें जो भी कहा था वही करना था। और फिर अकरम ने तो इन्हें एक और राज भी बता दिया था, एक ऐसा राज जो इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया था। सरदार के साथ इन लोगों का भी गहरा तल्लक था। ताया और ताई ये बात सुनकर तो हैरान ही रह गए थे। ये सरदार कोई और नहीं बल्कि डाकू दिलदार यलगार का बेटा था। डाकू दिलावर यलगार का बेटा था। डाकू दिलावर का नाम सुनकर तो इनके अंदर ऐसा होप पैदा हुआ था कि कबीले की तरफ आने की इनकी हिम्मत ही ना हुई थी। इसके हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन आना तो था ही। आखिर इनकी बेटी का ज़िंदगी का सवाल था। इन्हें लगा था कि सरदार का ये हवाला देकर वो अपने और इसके बीच रिश्ते के बारे में जानते हैं। सरदार शायद हैरान होगा और थोड़ी नरमी दिखाएगा, लेकिन ये बात जानकर तो सरदार गुस्से से और भी पागल हो गया था। वो तो शुक्र था कि यहाँ दुआम आ गई, जिसने मंजर को बदल दिया था। सरदार दिलदार ने दुआम को ताया और ताई के झूठे लाड प्यार में लिपटा देखा। इसके चेहरे पर गुस्से के साथ एक गहरी फिक्रमंदी छा गई। वो आगे बढ़ा, इंतहाई नरमी और प्यार से दुआम को ताया के बाजुओं से छुड़ाते हुए अपने बाहों में समेट लिया। मेरा सोना मुखरा, इसने दुआम के माथे पर बोसा दिया और इसके बालों को प्यार से सहलाया। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? सरदार की आवाज़ में वो नरमी थी जो सिर्फ दुआम के लिए थी। इसकी आंखों में अब दुआम की तरफ सिर्फ मोहब्बत से ही देख रही थी। इसने दुआम को अपने सीने से लगा लिया, गोया इसे ताया और ताई के मकारी से बचा रहा हो। इसकी मासूमियत इन मकारियों से बेखबर थी। मेरे ताया अब्बू आए हैं, ताई अम्मी आई हैं मुझसे मिलने के लिए। दुआम की आवाज़ में ऐसी शर्शारी थी जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो। वो अपने प्यारों को देखकर इतनी खुश थी कि इनके पिछले रवैयों को बिल्कुल फरमोश कर चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि वो किस लालच और
खौफ के तहत यहाँ पर आए हैं। वो पलटी और सरदार दिलदार और बाला की तरफ देखते हुए तकरीबन हुक्म देने वाले अंदाज में बोली, ताया जी आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आइए ना। फिर इसने बाला की तरफ देखा, भैया आप पंखा लगाएं। डाकू जी आप चारपाई बिछाएं ना, ताई अम्मी खाना खाकर जाएंगी, मैं मीरू भैया को बोलती हूँ कुछ अच्छा सा बनाने के लिए। तो हम जरूर से ज़्यादा ही खुश हो गई थी। इसकी मासूमियत और बेतहाशा खुशी ने माहौल में लम्हा भर को तनाव कम कर दिया था। वो तेज़ी से अपने रिश्तेदारों को कबीले के अंदर ले जाने लगी और अपनी मेज़बानी की तैयारियों में मसरूफ हो गई। ताया अबू ताई अम्मी जो अभी तक सरदार और बाला की सुरख वैशी निगाहों के साये में थे, खामोशी से दुआम के पीछे चल दिए। बाला और सरदार की निगाहों ने इन्हें इस कदर खौफजदा कर दिया था कि वो कैसे भी इसकी नज़रों से ओझल होना चाहते थे, जैसे वो किसी शिकारी के सामने आ गए हों। इनके अंदर खौफ इन्हें कदम कदम पर कामने पर मजबूर कर रहा था। इन्हें दुआम की खुशी तो नजर आ रही थी, लेकिन इनका अपना वजूद इस वक्त सरदार के आरोप के नीचे दबा हुआ था। सरदार दिलदार ने बाला को देखा। इसके चेहरे पर एक मुख्तसर सा मुस्कुराता हुआ तासर आया और इसने सिर्फ सर हिलाते हुए दुआम की बात मानने का इशारा किया। ये सरदार का वो अंदाज़ था जिसमें वो दुआम की हर ज़द मान लेता था। बाला जो अभी भी गुस्से में था, सरदार के इशारे पर फ़ौरन समझ गया कि इसे क्या करना है। इसने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को काबू किया और फिर बाकी डाकुओं को तेज़ी से इशारे किए कि इन खास मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाए। डाकू जो अपने सरदार के हुक्म के पाबंद थे, फ़ौरन इनकी मेहमान नवाजी करने पर मजबूर हो गए। हालांकि इनके चेहरों पर भी हैरत और कुछ नागवारी के तासरात थे। कबीले में अचानक एक गैर मामूली सरगर्मी शुरू हो गई थी। बाला के इशारे पर डाकू मेहमान नवाजी की तैयारियों में लग गए थे, गोया किसी शाही दावत का इत्माम किया जा रहा हो। जल्दी जल्दी चारपाइयाँ बिछाई जा रही थी, ताज़ा पानी लाया जा रहा था और मीरू जैसे ही बावर्ची खाने में घुसा, शाही खाने की खुशबू फिजाबे फैलने लगी। ये सब कुछ दुआम की खुशी की हादत किया जा रहा था, जो अपने ताया और ताई अम्मी को देखे फूले नहीं समा रही थी। दुआम इन दोनों के बीचों बीच निहायती शगुफ्ता अंदाज में बैठी थी। वो अपने रिश्तेदारों से बातें कर रही थी। ताई अम्मी घर में सब कैसे हैं, सबके बारे में बताइए। रुबाब सवेरा सफ़ा नौशी बाजी और चाचा चाची सब कैसी हैं। वो एक एक करके सबका हाल पूछ रही थी। इसकी आवाज़ में मासूमियत और अपनाई थी। ताई अम्मी घबराते हुए अपने नवे तुले अंदाज में जवाब दे रही थी। इनकी नज़रें बार बार सरदार पर पड़ रही थी, जो किसी बुत की तरह अपनी जगह पर जमा बैठा था। सरदार दिलदार ने ताया की बेहद करीब एक चारपाई पर अपनी जगह बना ली थी और इसकी नज़रें मुसलसल ताया पर गड़ी हुई थी। इनकी निगाहों में एक ऐसी वहशत थी जो बगैर कुछ कहे भी हज़ारों धमकियाँ दे रही थी। ताया जिसका माथा मुसलसल पसीने से भीग रहा था, सरदार की इन खौफनाक सुरख आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो यहाँ एक मकसद के लिए आए थे, दुआम को अपनी बातों में उलझाने और अपने मफादात हासिल करने के लिए। लेकिन इस आदमी के सामने ये मुमकिन नहीं था, जो इस अंदाज में इन्हें देख रहा था कि लगता जैसे इस आंखों में इन्हें निगल जाएगा। सरदार इनके इतने करीब बैठा था कि इन्हें अपने सीने की दग दग भी साफ सुनाई दे रही थी। बाला भी इन लोगों के सर पर सवार था। इसकी नज़रें भी हर लम्हा इनके हर फल का जायजा ले रही थी। सरदार दिलदार इनकी फितरत से बाखूबी वाकफ था। वो जानता था कि ये लोग किस नीयत से आए हैं, इसलिए अपनी दुआम का गलत इस्तेमाल नहीं होने देना था। अब बहुत हो गया था, बहुत कर लिया था इन लोगों ने दुआम पर जुल्म। अब वो मजीद कुछ भी नहीं होने देने वाला था। सरदार की खामोश मौजूदगी ही इनके लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त सज़ा थी, जबकि दुआम क्या सोचकर खुश हो रही थी कि सरदार पहले दफ़ा इनकी फैमिली को अहमियत दे रहा है। इन लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोलने की बजाय इनके पास बैठा इनकी मेहमान नवाजी कर रहा है। इसके लिए बात बहुत अहमियत रखती थी कि सरदार इसकी फैमिली वालों का एहतराम करता है, इसके बड़ों की इज्जत करता है। ये सब कुछ सरदार के लिए इसकी गहरी मोहब्बत को जाहिर करता था। यह साबित हो रहा था कि वो सिर्फ इसका डाकू जी ही नहीं बल्कि इसका दीवाना है, वरना इस इलाके में इस कबीले में सरदार की पहचान एक रौबदार डाकू की थी, जो अपनी ज़ात से ज़्यादा अहमियत किसी को भी नहीं देता था, ना किसी की परवाह करता था। लेकिन दुआम के लिए वो अपने असूल तोड़ रहा था और दुआम इस बात पर फख्र महसूस कर रही थी। कबीले में मेहमान नवाजी की तैयारियां जोरों पर थी। डाकू की मस्तदी देखने के लायक थी। ताया और ताई अम्मी घबराहट में पसीने में शबूर थे। इन्हें सरदार और बाला की तेज निगाहों ने बेचैन कर रखा था। बाला की निगरानी में जल्दी जल्दी खाना लग गया था। दुआम खुद अपने हाथों से दस्तरखान सजाने में मसरूफ थी। इसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। इन सब के दौरान सरदार दिलदार अपने दो तकियों पर नीम दराज बैठा इसकी निगाहें ताया को गोल रही थी। इसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट खेल रही थी, जो ताया के अंदरूनी खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। ताया बार बार पसीने से शबरूर होते घबरा कर सरदार को देखते और फिर फौरन निगाहें झुका लेते। वो बड़े डरे हुए समय हुए अच्छे लग रहे थे। सरदार ने गहरा सांस लिया और इसकी आवाज़ गरजी, क्या ताऊ, आज तुम्हारे माथे पर पसीना ज़्यादा ही चमक रहा है। ये घबराहट मेरे नाम की है या मेरे बाप के नाम की? मेरा नाम दिलदार दिलावर यलगार है और दिलावर यलगार का बेटा तुम जैसों को पल भर में खाक में मिला सकता है। और ये तुम भी जानते हो कि दिलावर किस आग का नाम है। किसी खुशफहमी में मत रहना कि दिलदार के कबीले में तुम्हारी दावत चल रही है। ये मेरी दुआम की खातिर है, इसे अपनी मौत का सामान समझो। तुम्हारी एक साजिश तुम्हें ज़मीन में 2 फीट के नीचे जाने में सिर्फ लम्हा लगाएगी। इसके अल्फाज ताया के दिल में हंजर की तरह उतरे। ताया का रंग फक हो गया, वो मजीद सहम कर रह गए। और हाँ ताऊ, अपनी जमाई राजा को बोलो कि संभल जाए, तुम्हारी बेटी बेवा हो जाएगी। कम आवाज़ में इसकी आंखों में घूरते हुए बोल रहा था, जबकि ताया अब्बा ने बाकायदा कांपना शुरू कर दिया था। इन्हें अपना यहाँ आना ही गलती लग रहा था। इसी लम्हे दुआम की मासूम आवाज़ उभरी, आइए ना ताया, अबू खाना लग गया है। वो प्यार से इनका बाजू पकड़कर नीचे चारपाई से उठाने लगी। मेरे डाकू जी, दस्तरखान लग चुका है। वह सरदार के करीब आई और उसके बाजू थामते हुए मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, लेकिन सरदार नहीं उठा। आप भी खाना खा लीजिए, और प्यार से बोली। आज वो ज़रूरत से ज़्यादा ही चहक रही थी। सरदार की आंखों में लम्हे भर के लिए शरारत चमकी। इसने कदा से दुआम को देखा और मसनूई नाराज़गी दिखाते हुए कहा,
आज डाकू जी की परवाह कहाँ है, आज तो बस ताया जी ही नजर आ रहे हैं। दोआम इसकी नाराजगी भांप कर फौरन इसके सामने बिछ सी गई। हाय अल्लाह मेरे दिलदार साईं, आप तो रूठ गए मुझसे। वो मासूमियत से इसका बाजू मजीद मजबूती से थामने लगी। वो ताया है, मेरे मेहमान है, इसलिए प्यार से लेकर गई इनको दस्तरखान तक, आपको भी ऐसे ही प्यार से लेकर जाऊंगी। वो कहते हुए इसका बाजू थामने इसे खींचने लगी। सरदार ने एक झटके से अपनी तरफ खींचा, दोआम के सीने से जा लगी। सरदार के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई जो सिर्फ दोआम के लिए थी। अगले ही लम्हे वो दोआम को यूं ही अपने सीने से लगाए, इसके साथ ही उठाओ दस्तरखान की तरफ बढ़ाता या ताई ने इस मंजर को हंसत बड़ी निगाहों से देखा, क्योंकि इन्हें अंदाजा था कि वो दोआम पर अपनी आजादी खो चुके हैं। दोआम तो पूरी तरह से दिलदार के रंग में रंग चुकी थी। इसे हर हाल में इस शख्स की परवाह थी। जब वो ताया अबू के साथ बैठने लगी तो सिद्धार्थ दिलदार ने एक झटके से अपनी जान खींच लिया। वो इसे अपने साथ बिठाता, इसका यह अंदाज दोआम के लिए फितरी था, क्योंकि वो अब इसकी मालकियत थी, इसकी मोहब्बत थी। खाना खाने के दौरान भी सिद्धार्थ दिलदार खुद अपने हाथों से निवाले तोड़ के इसके मुंह में डालने लगा। दोआम थोड़ा शर्माती लेकिन पूरी चाहत से इसके हाथ से खाना खाती रही। यह मंजर ताया ताई के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि दोआम अब इनकी नहीं रही, बल्कि पूरी तरह सिद्धार्थ दिलदार की है। ताया ताई दोनों ही समझ चुके थे कि दोआम यहाँ किस कदर खुश है। यहाँ इसे ऐसी ज़िंदगी मिली थी जो किसी शहजादे से कम न थी। ये एक अजीब सूरत हाल थी। एक तरफ इनकी अपनी बेटी रुबाब घर में तड़प रही थी, मर रही थी सिर्फ इंस्पेक्टर अकरम के लिए, और दूसरी तरफ अकरम की जिद के सामने बैठा सिद्धार्थ दिलदार जिसकी कमजोरी अब दोआम थी। ये एक अजीब सा दायरा था जिसे समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सिद्धार्थ दिलदार ने सिर्फ दोआम को अपनी कमजोरी नहीं बनाया था, बल्कि वो इसका मुहाफ़िज़ भी बन चुका था। इसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता था और किसी को भी इसके करीब भटकने भी नहीं देता था। जाते वक्त तक ताया और ताई अम्मी कोशिश करते रहे कि किसी तरह से दोआम से अकेले में एक लम्हे के लिए बात कर सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। बाला और सिद्धार्थ दिलदार दोनों दोआम का साया बने हुए थे। हाल लम्हा इसके साथ वो जानते थे कि दोआम इन साजिशों और ख़तरनाक खेलों में ऐसी अभी बच्ची है, वो इस दायरे को समझ ही नहीं सकती। लेकिन सामने बैठा ताया आज बेशक मासूम बना बैठा हुआ था, डरा सहमे, लेकिन किसी ज़माने में इससे ज़्यादा शातिर इंसान कोई भी नहीं था। सिद्धार्थ दिलदार इसकी फितर से बाखूबी वाक़फ़ था। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी सांसों की खातिर अपने फ़ायदे के लिए अपने 16 साल बहन को दुरंदू के आगे फेंक दिया। ऐसे इंसान पर इतबार करना सिद्धार्थ दिलदार के बस की बात नहीं थी। वो अपनी मोहब्बत दोआम की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और इन मुखरों लोगों को अपनी दोआम के करीब भी नहीं आने दे सकता था। ताया और ताई जैसे ही कबीले से वापस अपने घर पहुंचे, घर के अंदर बाकी सारे अफराद बेताबी से इनका इंतजार कर रहे थे। माहौल में एक गहरी खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले का सकूत थी। चाचा चंद जिनके चेहरे पर परेशानी साफ आया थी फौरन की तरफ बढ़े। भाभी भैया क्या हुआ, सरदार का क्या कहना है, चाची ने बेचैनी से सवाल किया। ताया ने गहरी सांस ली। इसके माथे पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे जो कबीले में गुजरी वहशत की दास्तान सुना रहे थे। इनकी आवाज़ में खौफ और शिकस्त साफ महसूस हो रही थी। वो बहुत ख़तरनाक इंसान है, इसके अल्फाज कांप रहे थे। हमने बातों ही बातों में से यह भी बताया कि हम अपने और इसकी तल्लक के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सुनकर तो वो गुस्से से बरक उठा। ताया ने हाथ बढ़ाकर अपने गर्दन पर फेरा, जैसे वो लम्हा अब भी इन्हें दबोच रहा। इसकी बुरी हालत थी। मुझे तो डर था कि कहीं वो बंदूक निकाल कर गोली न मार देता। यम्मी ने भी खौफजदा नज़रों से सर हिलाकर ताया की बात की तस्दीक की। इनका चेहरा भी सफ़ेद पड़ा हुआ था। चाचा ने अफसोस और गुस्से के मिलते तसरात के साथ सर हिलाया। तो यही तो मैं पहले बता रहा था आपको, आप लोग ही अपनी बेटी के शौहर के चक्कर में वहाँ पहुँच गए। अरे वो बहुत खतरनाक इंसान है, बेहतर होगा कि हम इससे दूर ही रहें। हमारी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, हम क्या करें, अम्मा ने बेबसी से कहा, जबकि रुबाब कमरे के अंदर अपने बिस्तर पर लेटी इन तमाम बातों को सुन रही थी। गाँव के छोटे घर में आवाज़ें एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से सफ़र करती थी और आज ये आवाज़ें इसके दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। क्या करें का क्या मतलब, इस मसले का कोई हल नहीं है, तलाक करवाएं, बात खत्म करें, हमारी रुबाब की देखी जाएगी, कम से कम खुद पर कोई मुसीबत न डाले। चाचा मशवरा दे रहे थे। अल्लाह ना करे कैसी बातें कर रहे हो रफ़ाकत, अपनी की बेटी की बात करते हुए भी ज़बान कांपती है, और तुम अपनी बेटी की बात करते हुए भी ज़बान कांपती है और तुम कितनी आसानी से कहते हो तलाक करवा दो। तलाक आसान थोड़ी है, ये लफ्ज़ भी 7 ज़मीनों और 7 आसमानों में गूंजता है। हाँ तो क्या करें, आप ही बताइए, आसान थोड़ी है अकरम की बात मानना। अकरम हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है और कुछ भी नहीं, रफ़ाकत चाचा ने यकीन से कहा, जबकि इस बार तो तैयाबा भी इतफाक़ करते थे, लेकिन बेटी का मामला था, वो क्या करते। अंदर पड़ी वो इनकी सारी बातें सुन रही थी। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। इसे अकरम के वादे, इसकी यकीनदानियाँ और इसकी प्यार बड़ी बातें याद आने लगी जो उसने कल कही थी। अकरम ने कहा था कि वो इससे मोहब्बत करता है, इसे कभी नहीं छोड़ेगा, बस इसके अब्बा की बात माने। लेकिन इसके अब्बा तो हाल ही हाथ लौटे थे और अब तो सरदार का गुस्सा भी पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। अब क्या होगा ये सोचकर रुबाब की दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी और वो और भी ज़्यादा परेशान होकर बिस्तर पर बेजान से पड़ी रही। तलाक का दाग अपने माथे पर सजाने को वो तैयार न थी। इतनी मोहब्बत कैसे हुई थी इसे अकरम से वो खुद भी नहीं जानती थी। आज दोआम की खुशी का कोई ठिकाना न था। इसके चेहरे पर सुबह से ही खास चमक थी जो इससे अंदरूनी शर्शाई का पता देती थी। आज इसके ताया और ताई से मिलने आए थे और ये बात इसे बेहद खुश कर चुकी थी। रिश्तों ने इसके साथ जो भी सलूक किया था, कैसा ही रवैया रखा था, लेकिन ये तो इसके अपने थे। वो तो बचपन से इन्हें चाहती थी, इन्हीं के साथ पली बड़ी थी, इन्हीं लोगों ने इसे पाला था। इसे मतलब अपने मतलब के लिए इसे सही, लेकिन वो इन्हीं की बेटी बनकर जवान हुई थी। और फिर दिलदार और कबीले वालों ने इतनी इज्जत दी थी कि इनकी ऐसी मेहमान नवाजी की थी कि इस बात ने दोआम को बेहद खुश कर दिया था। इसे फ़ख्र महसूस हो रहा था। सरदार ने हनान का एहतराम किया। कमरे में आकर वो दिलदार का इंतजार करने लगी ताकि इसका शुक्रिया अदा कर सके, इसकी मोहब्बत और एहतराम के लिए जो इसने इसके रिश्तेदारों को दिया था। अभी वो इसके आने का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक ही ख्याल आया क्यों ना इसके आने से पहले तैयार हो जाए। कितने दिनों से दिलदार कह रहा था कि आज सुर्ख रंग का लिबास पहने। वो खुद ही से तंग करने के लिए खूब नखरे दिखा रही थी, इसकी बात नहीं मान रही थी, लेकिन आज इसने बगैर किसी हिचकिचाहट से
हिचकिचाहट की अलमारी से इसकी सबसे पसंदीदा सुर्ख रंग का ड्रेस निकाला और फिर अच्छे से तैयार होकर इसका इंतजार करने लगी। इसने अपने हाथों में बरबर चूड़ियाँ पहनी जो कलाइयों में सरगोशियाँ कर रही थी। वो जानती थी कि सरदार बातें करते हुए अक्सर इनकी चूड़ियों को छेड़ता रहता है और इन्हें अपने हाथों से छूता है, जबकि इसके अपनी पसंद तो हमेशा से ही पाजेब थी जो हर वक्त इसके पैरों में रहती थी और हर कदम पर छिनकती थी। वो जानती कि ये पाजेब सरदार को कितनी पसंद है। वो दूर से ही आ रही होती तो सरदार के लबों पर इसकी पाजेब की आवाज़ से ही ऊपर सुकून मुस्कुराहट बिखर जाती। वो जानती थी कि यह पाजेब इसके लिए कितनी खास है। यही तो वजह थी कि जिस दिन से सरदार ने इसे ये पहनाई थी, इसने एक लम्हे के लिए भी इसे नहीं उतारा था। आज वो पूरी तरह से सच रहकर अपने डाकू जी का इंतजार कर रही थी जो सिर्फ इसका था। कमरे के अंदर एक परसुकून खामोशी छाई हुई थी जो दुआम की बेचैनी को मजीद बढ़ा रही थी। वो पल के बिछाई अपने महबूब का इंतजार कर रही थी। आज वो हाथ पर सर सबर कर बैठी थी। ठीक इसी लम्हे सरदार दिलदारा कदम बढ़ाता इस पर तकल्लुफ़ कमरे में दाखिल हुआ था। इसकी निगाहें एक लम्हे को भी दुआम पर पड़ते ही खटक गई। इसके कदम वहीं रुक गए और इसकी निगाहें दुआम के हसीन सुरख लिबास के साथ चिपक कर रह गई जो इसकी दिलकशी को मजीद चार चांद लगा रहा था। वो आहिस्तगी से जैसे किसी हसीन ख्वाब की ताबीर मिल रही हो कदम बढ़ाता इसके करीब आया। इसकी आंखों में गहरी चाहत और हैरत साफ नरमाया थी। इसने नरमी से दुआम का चेहरा थामा, इसके नाजुक थोड़ी को ऊपर उठाया, उसकी हसीन लबों को चूम लिया, इसके लबों पर एक खफीफ सी मुस्कुरा दी और उसकी धीमी सुरीली आवाज़ में कहा, मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत चांद नहीं देखा। दुआम के लहजे में शरारत थी। इसने मसनूई नाराज़गी से कहा, लेकिन चांद तो सफ़ेद रंग का होता है और ये तो मैंने सुर्ख रंग का लिबास पहना है। सरदार दिलदार कहकर लगा कर हंसा। इसकी हंसी से कमरा गूंज उठा था। इसने प्यार से इसके गाल को थपथपाया। मैंने कभी इस चांद पर गौर नहीं किया। मेरा सारा ध्यान तो हमेशा से मेरे अपने चांद पर रहता है। इसने इसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता वो चांद किस रंग का है, लेकिन कहते हैं कि चांद बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं तुम्हें चांद कहता हूँ। है चांद भी तुम्हारे आगे क्या ही होगा मेरा सजन साईं, तो मेरे लिए पूरी दुनिया है। वैसे अपनी बाहों में बटा अचानक ही इसके कमर के गिर्द बाजू डालता इसके कमरे में एक चक्कर घुमा गया तो हम खिलखिलाकर हंसी इसके कह के कमरे में गूंज उठे। इसने अपने सरदार के कंधे पर हाथ रखे और इसकी गर्दन में बाहें डाल दी। डाकू जी थैंक यू सो मच। तो हम की आवाज़ में बेपनाह खुशी और शुक्रिया के जज्बात थे। आज आपने मेरे लिए जो किया मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जानती हूँ आप तैयाब हो तैयम्मा तो क्या मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं करते। इसने सरदार की आंखों में देखा, लेकिन मेरी खातिर आपने इनको इतनी इज्जत दी, इनके लिए दावत का इंतजाम करवाया, इन्हें इतनी अहमियत दी, इतनी सारी देर इनके साथ बैठे बातें करते रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ आपने सिर्फ मेरे लिए किया क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो हमने इसकी गर्दन में बाहें डाले हुए पूरे यकीन से कहा। सरदार ने इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक पुरसरार चमक थी। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरा सोना मुखड़ा। वो यूं ही इसकी कमर में हाथ डाले अचानक ही से अपने साथ बेड पर गिरा गया था। क्या मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? तो हम हैरत और बेयकीनी से बड़ी बड़ी आंखें खोले इसे घूरने लगी। इसकी गहरी काजल बड़ी आंखें इस वक्त हैरत से मजीद कातिल लग रही थी। आज इसने अपने लबों को बड़ी खूबसूरती से सजाया था। ऐसे लग रहा था जैसे हाथ मेहनत की गई हो सिर्फ इन लबों को सजाने में। बाकी चेहरा वैसे ही था जैसे होता था, बिना किसी हाथ संगार के, सारी दुनिया की मासूमियत सिमटे हुए। नहीं, मैं तो नहीं करता तुमसे मोहब्बत। सरदार ने साफ इनकार किया। दुआम हैरानगी से इसे देखती इसकी बाहों से निकलने को बेचैन हो चली थी। सरदार ने इसके चेहरे की तरफ देखा। इसके लोगों ने एक सच्ची गहरी मुस्कुराहट फैली। कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे अंदर के एहसास को बयान करने के लिए, ये लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। बहुत छोटा सा लफ्ज़ है ये मोहब्बत, इश्क, दीवानगी, जुनून। इन लफ्ज़ों से भी मेरी मोहब्बत वासिया नहीं हो सकती जो है वो इन सबसे बढ़कर है। इसने प्यार से इसके बालों को सहलाया, उसके माथे पर एक गहरा बोसा दिया। हाँ, लेकिन ये सच है कि मैं नहीं करता तुमसे मोहब्बत। मेरे अंदर जो तुम्हारे लिए है इसको बयान करने के लिए कोई लफ्ज़ बना ही नहीं सजन साईं। कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे अंदर के एहसास को बयान करने के लिए, ये लफ्ज़ बयान ही नहीं कर सकता। बहुत छोटा सा लफ्ज़ है ये मोहब्बत। सरदार के अल्फाज फिज़ा में गूंजे। इस इश्क, इस दीवानगी, इस जुनून में वो चीज़ नहीं जो मैं महसूस करता हूँ। वो एक लम्हे को रुका। इसके चेहरे पर गहरे जज्बात उभरे। तुम्हें पता है मेरा दिल इस कबीले के लिए आज़ाद रहा है, किसी बंधन को नहीं मानता। लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ये दिल यूँ तुम्हारा असीर हुआ है कि लगता है कि मेरे दिल की धड़कन तुम्हारे नाम से चलती है। इसने दुआम का हाथ थामा और इसे अपने सीने पर रखा। ये जो मेरा सीना धड़क रहा है ना, ये मेरी ज़िंदगी की गवाही नहीं, ये तुम्हारी मौजूदगी का ऐलान है। जिस दिन तुम मेरी नज़रों से ओझल हो जाओगी ये धड़कन भी थम जाएगी। मेरी रूह का हर ज़रा, मेरे वजूद की हर सांस सिर्फ तुम्हारी गुलाम है। मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, तुम मेरे लिए मेरी ज़ात से भी बढ़कर हो। इसने प्यार से इसके बालों को सहलाया और इसके माथे पर एक गहरा बोसा दिया। आप सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं डाकू जी। वो मोटी मोटी आंखों में आंसू भरे बोले तो इसकी नरमी से इसकी आंखों के नीचे से आंसू साफ करते हुए अपने रब रखे। अभी तो बता रहा हूँ कि प्यार नहीं करता तुमसे, कुछ और ही। इसके लिए कोई अल्फाज नहीं बना, अगर बन गया तो बता दूंगा। वैसे भी आने वाले 60-70 सालों के साल तो साथ ही गुजारने हैं ना। हो सकता है इश्क कोई लफ्ज़ ईजाद कर ही ले मेरी जज्बात को बयान करने के लिए। वो इसे थाम कर अपने सीने से लगाता, इसकी चूड़ियों के साथ छिड़हवानी करने लगा। कभी इसकी उंगलियां इसके लबों पर आकर रुकती, कभी वो इसके पलकों पर आहिस्तगी से अपना अंगूठा फेरते हुए इसके पलकों की झालर को महसूस करता। अच्छा डाकू जी बताएं, मैं आपको बहुत खूबसूरत लगती हूँ ना? पूरी दुआम भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? वो इसके सीने से सर टकाती इसका चेहरा देखते हुए सवाल करने लगी। अंदाज मासूमाना था, जबकि वो खामोशी से इसका चेहरा देखने लगा जैसे सचमुच में इसके कोई एक नक्श की तारीफ के काबिल करार देगा। वो काफ़ी देर तक इसका चेहरा देखता रहा। फिर बोला तो इसका लहजा गंभीर था। तेरे नैना विच समुंदर डमिया अखां
سوری یہ بہت ٹف ہے تو یہ میں اسکپ کر رہی ہوں. تو چلے آگے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ اس کے چہرے پر ہر ایک نقش کو چومتے ہوئے بولے جا رہا تھا. وہ اس کے باتوں کو کیا سمجھنے کی کوشش کرتی, اس کے لہجے میں کھوئی ہوئی اس کی بے باکیاں محسوس کر رہی تھی. اچھا نہ بس پتہ چل گیا میں بہت خوبصورت ہوں. وہ اس کے ربو کو لگام لگاتے ہوئے بولی, کیونکہ وہ اب ساری حدود کراس کرتا آگے جا رہا تھا. ابھی کیسے پتہ چلے گا کہ ابھی تو میں نے ٹھیک سے بتایا ہی نہیں, مجھے پوری طرح بتانے تو دو. وہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے خود اس پر سایہ فگن ہوا, اور اب دوام بھی جانتی تھی کہ وہ اسے کس طرح سے بتانے والا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں ساری رات تمہاری تعریف کروں. اس کے رخسار پر مجھے رگڑتے ہوئے بولا, یہ والی تعریفیں مجھے سمجھ نہیں آتی نا. وہ بے قراری سے اس کے رخساروں سے گردن تک کا سفر کر رہا تھا. جب وہ شرم سے بے حال ہوتے ہوئے بولی, کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وہ حیران ہوا. سرائی کی مشکل ہے نا, اس کی آنکھیں دکھانے پر وہ معصومیت سے بولی, مجھ سے کیا امید رکھتی ہو سجن سائی, میں تمہیں اپنی بے قراریاں بے تابیوں کا ترجمہ اردو ادب میں کر کے بتاؤں؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. ہاں بتا دیجیے, وہ شرارت سے بولی. ٹھیک ہے بتا دوں گا, لیکن صرف زبان سے نہیں, لبوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تمہیں. وہ اسے کھینچ کر اپنے مزید قریب کرتا اپنے باہوں میں جکڑ گیا تھا. نہیں مجھے نہیں جاننا, میں سمجھ لوں گی خود ہی آہستہ آہستہ. ویسے بھی 60-70 سال پڑے ہیں. وہ اس کی باتوں کو دہرانے لگی, لیکن میں تو ابھی بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں, ایک ایک لفظ کا مطلب, لیکن مجھے نہیں جاننا تو میں کیا کروں؟ مجھے تو بتانا ہے نا. وہ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے کان میں محبت بڑی میٹھی سرگوشیاں کرتے ہوئے نہ جانے کہ اسے کون سے مطلب بتا رہا تھا, جو کہ وہ شرم سے بے حال ہوتی اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی. صبح سویرے ہی سورج کی پہلی کرنوں نے ابھی گھر کے صحن کو پوری طرح سے روشن بھی نہیں کیا تھا کہ ایک زوردار دستک نے گھر کے سکوت کو توڑ دیا. اندر سے تایا نے ہمتے ہوئے دروازہ کھولا. ان کے چہرے پر خوف اور پریشانی کی لکیریں نمایاں تھیں, جو رات بھر کی بے خوبی اور قبیلے کی وحشت کا منہ بولتا ثبوت تھی. سامنے اکرم کھڑا تھا, اس کی آنکھوں میں بے چینی اور غصے کی ملی جلی چمک تھی, جو اس کی بے صبری کو عیاں کر رہی تھی. کل رات یہ مختصر فون کال, جس میں تایا نے صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ قبیلے سے ہو کر آئے ہیں نے, اور اکرم کو صبح ہوتے ہی یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ جانتا تھا کہ معاملہ سیدھا نہیں ہے اور کچھ بہت بڑا غلط ہو چکا ہے. اکرم بغیر کسی طاہر کے گھر میں داخل ہوا. اس کی نظریں سیدھی تایا اور پھر تائی کی طرف اٹھی, جو اب صحن میں آ چکی تھی. انکل آنٹی کیا ہوا؟ تو ہم سے ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی؟ اکرم کی آواز میں بے چینی اور دباؤ کا ایک ملجلا تاثر تھا, جو اس کے توقعات اور اندرونی بے چینی کو ظاہر کر رہا تھا. اس کی نظریں تایا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی, جیسے ہر تفصیل جاننے کو بےتاب. تایا نے ایک گہرا لرزتا ہوا سانس لیا. ان کے ماتھے پر وہ سینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے. بیٹا وہ بہت خطرناک انسان ہے. ان کے الفاظ کانپ رہے تھے, جیسے وہ منظر دوبارہ ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہو. ہم نے ہر ممکن کوشش کی دوام سے بات کرنے کی, لیکن وہ سر پر سوار رہا, ہلا تک نہیں دوام کے قریب سے. کیا مطلب؟ آپ 3-4 گھنٹے وہاں رہے, وہاں پر کھانا تک کھایا, اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی دوام سے بات نہیں کر سکی؟ اس کی آواز میں اب اونچی ہو چکی تھی, جیسے میں بے یقینی, مایوسی اور توہین صاف تھی. اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لی. اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ تو میں آپ سے آگے کیا ہی امید رکھوں؟ اکرم کے لہجے میں سرد غصہ اور شدید مایوسی صاف جھلک رہی تھی, لیکن اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی واضح دھمکی تھی. اکرم نے ایک گہرا غضبناک سانس لیا. اس کی آنکھیں تایا اور تائی پر جم گئی. اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ سرد, واضح اور بے رحم تھی. سن لے, یہ میری آخری بات ہے, اس نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا. اگر میرا کام نہیں ہوا تو یاد رکھنا میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا. اس نے یہ کہتے ہوئے ایک خوفناک مسکراہٹ دی, جو ان کے دلوں پر بجلی بن کر گری. اگر آپ میرے کسی کام نہیں آئے تو مجھ سے بھی کوئی امید مت رکھیے گا. آپ لوگوں کو اپنی بیٹی کی ساری زندگی کے لیے گھر بٹھا کر رکھنا پڑے گا. اکرم کی آواز میں ایک واضح بے رحم دھمکی تھی. اس کی آواز ہوا میں زہر گھول رہی تھی. اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ تایا اور تائی کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو. وہ دونوں اپنی جگہ ساکھتے رہ گئے. اس کے چہرے مزید درد پڑ گئے, اور انہیں اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا. انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں. گھر کا ماحول پہلے سے ہی بھاری تھا, اور اکرم کی ان دھمکیوں نے اسے مزید تناؤ سے بھر دیا تھا. چاچا یہ سب کچھ سن رہے تھے. اکرم کی اس بدتمیزی اور دھمکی پر شدید غصے میں تھے. ان کی مٹھیاں بے اختیار بچ گئی. ان کا خون کھولنے لگا, لیکن وہ خاموش رہے, کچھ نہ کہہ سکے, کیونکہ آخر وہ ان کے گھر کا جمائی تھا. وہ اس وقت ان کے لیے اپنی بیٹی کی قسمت سب سے اہم تھی. بے شک رباب ان کی اپنی بیٹی نہ تھی, لیکن بیٹی تو اسی گھر کی تھی, اور پھر رباب کی طلاق سے ان کی اپنی بیٹیوں کی زندگی پر برا اثر پڑنا تھا. وہ لوگ اکرم کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے. ان کی مجبوری نے انہیں زبان بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا. اکرم کی دھمکیوں کے بعد تایا اور تائی کی امیدیں ٹوٹ چکی تھیں. انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تایا نے بے بسی سے اکرم کی طرف دیکھا. تو اب ہم کیا کریں بیٹا؟ تایا کی آواز میں لرزش تھی. وہ آدمی تو ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتا. ہم اس سے بات کیسے کریں؟ تم ہی کوئی راستہ بتاؤ. تائی امی بھی سوالیہ نظروں سے اکرم کی طرف دیکھ رہی تھی, جیسے ان کا آخری سہارا وہی ہو. اکرم کے ہونٹوں پر ایک باریک شطرانہ مسکراہٹ پھیلی. اس کی آنکھوں میں ایک نئی چال چمک رہی تھی. اسے یہاں گھر پر بلا لیجیے. اس نے کلمے کو توف کیا. اس کے حیران چہروں کو دیکھتے ہوئے بولا, لیکن کیسے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. وہ تو دوام کے معاملے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتا. تایابا نے پریشانی سے کہا. تو اکرم نے سر ہلایا, جیسے ان کی پریشانی سمجھ رہا ہو, لیکن ان کے چہرے پر ایک چالاکی تھی. بہت آسان ہے. اکرم نے مسکراہٹ کو گہرا کرتے ہوئے کہا. اس کی آنکھیں آپ تایا اور تائی پر جم گئی تھی. آپ بیمار ہو جائیں, دل پکڑ لیں. اداکار تو کمال کے ہیں, آپ اداکاری کر لیجیے, کچھ بھی کر لیں. اس نے طنزیہ انداز میں کہا. اس کی نظریں سیدھی ان کے چہروں پر تھی. اب اپنے تایا کو موت میں منہ دیکھا تو آئے گی نہ وہ. اکرم کا لہجہ سرد اور حساب کیا ہوا تھا. سرداری سے اکیلا نہیں آنے دے گا, وہ اس کے ساتھ آئے گا. چاچا جو کب سے خاموش بیٹھے تھے یقین سے بولے. زبردستی رات میں روک لیجیے گا اسے. سردار رات کو یہاں ہرگز نہیں رکے گا, کیونکہ اس کا قبیلہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اس کے قبیلے پر ہر وقت خطرہ منڈلاتا رہتا ہے, کیونکہ جیسے
जैसा नाडर सरदार है वैसा कोई नहीं। वो कबीला के सरदार के एतबार पर चलता है। वहाँ के लोग सुकून से सोते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ सरदार होता है। सरदार की गैर मौजूदगी में वो कबीला एक रात भी सुकून से नहीं रह सकेगा। ताई और ताई अकरम की बातें सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। ये ऐसा खतरनाक खेल था जिसकी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बाकी मैं आ जाऊंगा इसे तफसील बताने के लिए। इसे अपनी बातों में किस तरह से उलझाना है ये मैं देख लूँगा। अकरम ने यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ में एक दबाव था। आप कम से कम इसे यहाँ बुलाने का इंतजाम कर दीजिए, मेरी इसके साथ मुलाकात फिक्स कर दीजिए। वो इन्हें देखते हुए बोल रहा था, जबकि इसकी बातें इन्हें मजीद उलझा रही थी। ये एक ऐसा खतरनाक जाल था जिसमें वो सब फंसने वाले थे। तया ने एक बार फिर हिम्मत की। इसके चेहरे पर खौफ नुमाया था, और अगर ये बात दिलदार को पता चल गई तो वो कहते हुए एक लम्हे के लिए काम से गई। दिलदार का नाम सुनकर इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। अकरम के चेहरे पर वही बेरहम सर्द मुस्कुराहट फैल गई। इसकी आंखों में एक बार फिर वही धमकी भरी चमक थी। तो मैं देख लूँगा। इसकी आवाज़ में अब भी कोई लचक नहीं थी। आप लोग वो कीजिए जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, वरना बेटी को बिठा के रखिए सारी ज़िंदगी के लिए घर पर। इसने अपना आखिरी तीर छोड़ा था, जो सीधा इनकी कमज़ोरी यानी रुबाब के मुस्तकबल की ज़िंदगी पर लगा हुआ था। ताया और ताई बेबसी से एक दूसरे को देखते रह गए। इन्हें समझ आ गया था कि अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सुबह की पहली किरणें कबीले के कमरे में झांक रही थी, जो दुआम के चेहरे पर पड़ रखकर इसे मजीद खूबसूरत बना रही थी। वो गहरी नींद में थी और सरदार दिलदार की बाहों में सुकून से सो रही थी। सरदार ने करवट बदली, उसकी निगाहें दुआम के मासूम चेहरे पर पड़ी। इसके लबों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। इसने प्यार से इसके बालों में उंगलियां फेरी। मेरी खूबसूरत नींद की दीवानी, जाग जाओ सजन साईं। इसने दुआम के गालों को हल्के से तपतपाया। दुआम ने आंखें खोली, नींद बेदारी की हालत में शर्मा कर मुस्कुराई और सरदार की बाहों में मजीद सिमट गई। वो सरदार की पूरी बातें पूरी तरह समझी नहीं, मगर इसके लहजे की नरमी और प्यार को महसूस कर लिया था। इसने दबी हुई आवाज़ में सरदार के सीने में मुँह छुपाते हुए कहा, हूँ क्या है, वो थोड़ी देर सोने देना। ये भी कोई गल है, सुबह थे गई है। अच्छा, ये भी कोई बात है, सुबह हो गई है। मेरा दिल तो तुम्हें देखने से ही खिल उठा है। इसने प्यार से इसके बालों को हटाते हुए कहा, जो इसके माथे पर बिखरे हुए थे। पता नहीं क्या बोलते हैं, मगर लगता है बहुत मीठी बातें कर रहे हैं आप सुबह सुबह। इसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई। सरदार हल्का सा कहका लगाते हंसा, मीठी बातें क्या करूँगा, तुम तो खुद मेरी ज़िंदगी की हर खुशी हो। इसने दुआम की कमर पर अपना बाजू मजबूत किया और इसे मज़ीद करीब खींच लिया। कुछ समझ नहीं आया, पर इतना पता है कि आपको बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। इसने हल्के से सरदार के सीने पर हाथ रखा। सरदार फिर से मुस्कुरा दिया था। मेरी जान, अब उठो और मेरी बाहों में ही नाश्ता करो। तो हम हल्का सा शर्माकर मुस्कुराई। धीमी आवाज़ में बोली, आपकी बाहों में फिर तो सारा नाश्ता गिर जाएगा, और मुझे सराय की समझ भी नहीं आती आपकी। वो हल्के से इसके सीने पर हाथ रखती उठने की कोशिश करने लगी। समझ नहीं आती तो फिर ये कैसे समझ गई हो। वो जो उठने की कोशिश कर रही थी, अगले ही लम्हे पीछे बेड पर इसके सीने पर आ गिरी थी। सराय की नहीं आती, लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूँ कि इतना भी ना समझ सकूँ। सारे अल्फाज तो उर्दू के चक्कर काट रहे हैं। कुछ समझ में आ गया, मुझे दिमाग काम करता है मेरा। वो शरारत से बोली, तो मतलब हसीन के साथ साथ ज़हीन भी क्या बात है। वो इसे मज़ीद अपने करीब करता खुद में बेचने लगा, जबकि वो उठने के लिए पर तोल रही थी। नहीं, अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम अब मेरी हमदम, मेरी मुकद्दर हो। दुआम ने शर्म से अपनी नज़र झुका ली। उसके सीने से लगकर हंसी। वो सरदार के अल्फाज पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी, मगर इसके लहजे, इसके लम्हों से, उसके अंदर से मोहब्बत और प्यार को बाखूबी महसूस कर रही थी। इसे सरदार का ये प्यार भरा अंदाज बहुत पसंद था। वो जानती थी कि ये शख्स इसके लिए कुछ भी कर सकता है और इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। वो मासूमियत से मुस्कुराते हुए इसके सीने पर साजा गई तो सरदार से खुद में जगड़ लिया था। डॉक्टर बेला, खुदा के लिए जल्दी देख लें इसे। ये कोई आम बंदा नहीं है, डाकू है। गुस्सा आ गया तो मालूम नहीं क्या कर बैठे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसे गोली चलाने में। अस्पताल के तंग कॉरिडोर में इस वक्त शर्मिंदगी फैली हुई थी जब बाला ने अपने मखसूस बेपरवाह अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। इसका दायां बाजू खून में लथपथ था और बाएं हाथ से इसने इस कट को थाम रखा था, जिसे ताज़ा खून रस रहा था। आज इसने अपनी कलाई पर जानबूझकर इतना गहरा कट लगाया था कि बेला की नज़र जैसे इस पर इसके माथे पर बल पड़ गए। वो अंदर ही अंदर गुस्सा और कौफत से उबल रही थी, मगर इसके चेहरे पर खौफ की एक लहर भी दौड़ गई। एक नर्स जो इसके पीछे दौड़ी चली आ रही थी, बाला को देखते ही जैसे ज़मीन पर गिर गई। अस्पताल का अमला बाला के रोज़ के आने से इस कदर खौफज़दा था कि उसे देखते ही सहम जाता था। ये सब बेला के लिए मज़ीद परेशानी का बाइस बन रहा था, क्योंकि बाला का रोज़ाना किसी न किसी बहाने से खुद को ज़ख्मी करके आना और फिर इसी से इलाज करवाने की जिद करना इसे बुरी तरह से थका रहा था। कभी इसका कंधा ज़ख्मी होता, कभी बाजू, कल तो इसका पैर ज़ख्मी था। बाला की गहरी आंखें निकाब के पीछे से बेला पर जमी हुई थी। इसकी आंखों में एक ऐसी पुरसरार चमक थी जो बेला के दिल में बैकपथ खौफ और एक अजीब सी उलझन पैदा कर रही थी। इसे महसूस हो रहा था जैसे ये आंखें इसके रूम की गहराइयों में उतर रही हूँ। आप रोज़ कैसे ज़ख्मी हो जाते हैं जनाब? ये कोई मजाक है? आपके हाथ पर रोज़ इतनी ज़्यादा चोटें कैसे लग जाती हैं? कभी आपका कंधा ज़ख्मी होता है, कभी बाजू, कभी हाथ, कभी पैर ज़ख्मी था। कल पैर ज़ख्मी था। आखिर आपको इतनी ज़्यादा चोटें क्यों लगती हैं? बेला ने जलजलाहट से तकरीबन चीखते हुए बाला की कलाई पर पट्टी बांधना शुरू की। इसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ आया थी। बाला ने बड़े इत्मीनान से गोया से कोई फ़र्क ही न पड़ रहा हो कहा, डाकू हूँ सरकार, और डाकू को कहीं ना कहीं तो सर पैर मारते ही हैं, इसलिए चोटें लग जाती हैं। आपका काम है इलाज करना। आप इलाज कीजिए ना, ये तफसील में क्यों पढ़ रही हैं आप? बेला ने गुस्से से इसकी बात काट दी। जी हाँ, मेरा काम है इलाज करना।
जी हाँ, मेरा काम इलाज करना ज़रूर है, लेकिन पट्टी बांधना मेरा काम नहीं है, ये नर्स का काम है। आपको हर चोट के लिए डॉक्टर के पास आने की क्या ज़रूरत है? इसकी आवाज़ में जलजलाहट अब इंतहा को पहुंच चुकी थी। बाला का रोज़ाना इसके लिए अस्पताल में नई बदनामी का सबब बन रहा था। हर कोई इसे शक की नज़रों से देखता था, यहाँ तक कि सीनियर डॉक्टर्स भी अब इस पर उंगलियां उठाने लगे थे। मैं किसी नर्स से अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, मेरा इलाज तुम ही नहीं करना है डॉक्टर बेला, सिर्फ तुमने ही करना है। बाला की आवाज़ में एक ऐसा फैसला था जिसे टालना नामुमकिन था। इसकी गहरी नज़रें बेला के चेहरे पर जमी हुई थी और उसके लहजे में एक अजीब सी मालकियत थी। वह एक लम्हा रुका, फिर एक गहरी सांस लेकर गोया आपने कोई अहम बात कहने लगा। वैसे डॉक्टरानी कितनी डॉक्टरी रह गई है तुम्हारी, जल्दी से डॉक्टर बन जाओ। हमारे कबीले को एक अच्छी डॉक्टर की ज़रूरत है और मैं तुम्हें चेक कर रहा हूँ तुम कितनी अच्छी डॉक्टर हो। आहर को तुमने ही कबीला संभालना है, तुम हमारे कबीले की पहली डॉक्टर बनोगी। वो न जाने क्या क्या कहे जा रहा था। हाँ, बड़ी खुशकिस्मत हो तुम, ज़रा सोचो, डाकू के कबीले की डॉक्टर। इसने खुद ही मुस्कुरा कर कहा। बेला का दिमाग जैसे मौफ हो चुका था, इसे बाला की कोई बात नहीं समझ आ रही थी। बस वो जल्द इस अजीब और गरीब शख्स से जान छुड़ाना चाहती थी। ये नकाबपोश आदमी इसके पीछे पड़ चुका था। इसका निकाब इसकी शख्सियत को मज़ीद पुरस्कार और खौफनाक बना रहा था, मगर इसकी आंखों में जो जुनून था वो बेला के दिल में खौफ की लहरें दौड़ा रहा था। जैसे ही बाला वहाँ से निकला, बेला ने गहरा सुकून का सांस लिया। इसकी मौजूदगी इसके लिए एक मुस्तकिल अजियत बन चुकी थी। लो जी, आज भी चोट लग गई। बाला कबीले में वापस है। इसके होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराती। वो सीधा सरदार दिलदारी अलगार के पास आया, जो एक पुरानी लकड़ी की चारपाई पर बैठा हुआ था। सरदार ने इसे सर से पैर तक देखा। इसकी आंखों में फिक्रमंदी साफ आया थी। बाला हल्का से शरारती अंदाज में सर खुजाता हुआ इसके साथ चारपाई पर आकर लेट गया। इसके चेहरे पर थकावट के बजाय एक अजीब सी ताजगी और शौकी थी। देख बाला, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पर यह डॉक्टरी के चक्रों में शहीद ना। कभी तू टांग कटवा रहा है, कभी पैर कटवा रहा है, कभी कंधे पर जख्म कर रहा है। छोटे छोटे जख्म लगा। मुझे तेरी मोहब्बत समझ आ रही है, लेकिन तू मेरे लिए बहुत खास है। सरदार की आवाज़ में मोहब्बत और फिक्र दोनों नुमायां थी। इसे बाला का रोज़ खुद को जख्मी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो जानता था कि ये सब सिर्फ बेला के करीब रहने के बहाने हैं। हाय सरदार, क्या बताऊँ तुझे, छोटा जख्म लगाऊंगा तो जल्दी पट्टी बन जाएगी, और पट्टी जल्दी बन गई तो इसकी खुशबू का हिसार जल्दी टूट जाएगा। उसकी खुशबू का हिसार टूट गया तो बाला का इतना लंबा सफ़र ज़ाया हो जाएगा। बस इसीलिए चोट ज़रा गहरी लगाता हूँ ताकि सुकून से इसे अपने करीब महसूस कर सकूँ। बाला ने अपनी आंखें बंद कर ली, कोया वो अब तक बेला की कुर्बत को महसूस कर रहा हो। इसके लहजे में एक गहरा सरूर था। सरदार ने इसे गौर से देखा। इसकी बेकरारियाँ अब इससे छुपी हुई नहीं थी। ये कुर्बत हराम है बाला, पहले नका कर, इसको जायज़ कर खुद पर। सरदार की आवाज़ में एक सख्ती थी। वो बाला को किसी नामहरम की मोहब्बत की गुनाह से बचाना चाहता था। आज बता दिया है मैंने इसे कि कबीले की डॉक्टरानी बनेगी। जल्दी अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ले। मैंने थोड़ी मामलात भी हासिल की हैं, अभी तो वो इसकी होम जॉब शुरू हुई है, बाकी डॉक्टर पूरी बन चुकी है। बाला ने फ़ख्र से कहा। इसकी आंखों में एक नया आज़म था। सरदार गहरी सोच में पड़ गया। इन सब बातों से मतलब है कि तुझे अगला कदम उठा लेना चाहिए। पता कर इसके वालिदैन के बारे में, लड़की का रिश्ता मांगते हैं। इससे पहले कि तू कोई और चंद चराए, मुझे ही इस मसले का हल निकालना होगा। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसके माथे पर फिक्रमंदी की लकीरें थी। सरदार की बात सुनकर बाला खुशी से उछल पड़ा। इसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। तू क्या निकालेगा मामलात, मैं खुद कल तुझे सारी मालूमात ला कर देता हूँ। कल शाम तक कहाँ की है, माँ बाप कौन है, एक एक बात तुझे बताता हूँ। बाला खुशी से उछलता हुआ सीधा हुआ। इसका दिल जैसे पर लगा कर उड़ना चाहता था। इसकी नज़र अचानक मैदान में लगे आम के दरख्त पर पड़ी, जो खूब आमों से लदा हुआ था। इसने दरजाबरी नज़रों से इसकी तरफ देखा। सरदार की नज़र भी आम के दरख्त पर पड़ी। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। खबरदार, जो तूने दरख्त के पास गया, अपनी मोहब्बत के चक्कर में मेरे सजन साई को बेमार करेगा। सरदार ने तकरीबन हुक्म दिया। इसकी आवाज़ में तो आम के लिए खास मोहब्बत थी। बाला ने मासूमियत से कहा, सरदार वो लालची बिल्ली, जब तक इसको कुछ खाने को ना दो वो बात ही नहीं सुनती। समझा कर यार, छोटा वाला उतार कर लेकर जाऊंगा। वो मिन्नत कर रहा था। इसकी नज़रें आम पर जमी हुई थी। सरदार ने एक आंखें घुमाते हुए दोबारा से चरपाई पर तकिया पर सर रखा और आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे इसने बाला की बात सुनी ही ना हो। बाला ने मौका गनीमत जाना और आहिस्ता से इसके करीब से सीखता हुआ आम के दरख्त के पास आया। इसके कदमों में तेजी थी और दिल में अपनी लालची बिल्ली के लिए आम हासिल करने की धुन। अम्मा अकरम का फ़ोन आया था। वो पूछ रहे थे क्या फ़ैसला किया है आप लोगों ने। कच्चे घर के छोटे से सहन में जहाँ 2 चारपाइयाँ बिछी थी, रबाब की आवाज़ में परेशानी साफ झलक रही थी। आज रबाब की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी और सफाई से सहन में लेकर आई थी। रफाकत चाचा ने रबाब को देखते ही मुंह बनाया। इसके माथे पर गुस्सा और कौफत की लकीरें साफ उभर आई थी। इसके ख्याल में इस लड़की की वजह से इनके घर पर इतनी बड़ी मुसीबत टूटी थी। पहले वो दुआम कम थी, जो अब ये भी इसके लिए मुसीबत बन गई थी। चाची को तो इसे देखते ही गुस्सा आ रहा था। अब तो इसकी बात सुनकर परेशान हो गए थे। अकरम आजकल इनके घर में कुछ ज़्यादा ही आता जाता था। इसके पीछे की वजह सिर्फ यही थी कि सरदार दिलदारी अलगारों को कैसे पकड़ना है, किस तरह से जाल बिछाना है। सरदार को गिरफ्तार करना इसका मकसद हरगिज़ नहीं था। सरदार को कब्र तक पहुंचाना इसका मकसद था, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। अकरम यकीनन अब रबाब को ज़हनी तौर पर टार्चर कर रहा था, किसी भी तरीके से लोगों को बात मनवाने पर मजबूर कर रहा था। बस तो को किस तरह से कबीले से एक दफ़ा घर बुलाना है और अकरम के साथ इसकी मुलाकात करवानी है। लेकिन सरदार का खौफ भी तो अपनी जगह था। वो कबीले का हुक्मरान था। इसका नाम ही काफ़ी था। अब्बा
कोई जवाब दे ना दे अकरम सुबह से फ़ोन कर रहे हैं मुझे। रुबाब ने बेबसी से कहा तो चाचा का पारा हाई हो गया। मुसीबत डाल दी है तेरे अकरम ने, जान को आ गया है हमारी, आसान समझ के रखा है इसने ये सब कुछ, इसके कहने पर कबीले से होकर आए हैं। अरे इसने गोली नहीं मारी पर जिंदा भी नहीं छोड़ा, सांसें तक अटकी हुई थी तेरे बाप की वहाँ कबीले में, और तुझे अब भी सिर्फ इसी की फिक्र है, वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहा है रुबाब। रफाकर चाचा ने बेबसी से समझाने की कोशिश की। इनकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। रुबाब की आंखों में आंसू हो गए। चाचा वो कुछ भी कर ले है तो मेरा छोड़ना, और मैं इस बात से मुकर नहीं सकती कि कहीं नहीं गलती मेरी है। मैंने इसे लालच दिया था, इसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, इसे इसके मकसद से हटाने वाली मैं थी। वो रुकी, इसकी आवाज़ बढ़ गई। अब्बा खुदा के लिए मैं अकरम के बगैर नहीं रह सकती, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे लिए मेरा सब कुछ अकरम ही है, और इसने कहा है कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, बस एक दफ़ा सरदार पकड़ा जाए। खुदा के लिए अब्बा मेरी मोहब्बत मुझसे मत छीनो, वो जो कहता है वो कर दो। अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊँगी। वो अगले ही लम्हे अपनी शर्म और हया बुलाई अपने बाप के कदमों में पड़ चुकी थी। इसका चेहरा आंसू से भीग चुका था। अब्बा मैं मर जाऊँगी, अगर अकरम ने मुझे तलाक दे दी तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब्बा मैं नहीं जानती मेरी मोहब्बत में इतनी शिद्दत कैसे आ गई, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, मेरे लिए वो सब कुछ है। अब्बा खुदा के लिए अपनी बेटी के खातिर एक दफ़ा इसकी बात मान लो। एक दफ़ा सरदार पकड़ा गया, मैं वादा करती हूँ मैं सारी ज़िंदगी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। इसकी आवाज़ में सिसकियाँ बढ़ी थी। वो जानती थी कि इसका भाव बहुत ज़्यादा है। सरदार का वैशी रूप किसी की भी आंखों से छुपा हुआ नहीं था। वो एक डाकू था, इस कबीले पर इसकी हुकूमत थी, इस गाँव पर इसकी हुकूमत थी। यहाँ के लोग इसके नाम से काम देते। वो कैसे इसके खिलाफ साजिश कर, ये मुश्किल था, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो ये भी कर सकते थे। वो इनकी पहली औलाद, इनके लिए वो कितनी हासिल थी तो खुद रुबाब भी जानती थी, और अब तो अकरम इसकी जान बन चुका था, इसीलिए तो वो इनकी कमज़ोरी का इस्तेमाल कर रहा था। डाकू जी के आने से पहले मैं सारे कच्चे आम छुपा दूंगी। तो आम कबीले के अंदरूनी पथरीले रास्तों से चोरी चोरी हफीफ अंदाज में अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इसके हाथ में 4 कच्ची केरियाँ थी, जिन्हें इसने बड़ी देर से अपने दुपट्टे में छुपाया हुआ था। इसकी कदमों में तेजी थी और निगाहें हर तरफ का जायजा ले रही थी, कहीं कोई देख ना ले। बाला ने आज इसे लंबी कहानी सुनानी थी, और इसी वजह से वह सरदार से छुपकर इसके लिए 5-6 केरियाँ लेकर आया था। 2 तो इसने बाला के साथ बैठकर वहीं खाई थी, और बाकी सरदार के अचानक बुलाने की वजह से बाला के चले जाने के बाद छुपा कर लेकर आई थी। इसने बाला के सामने कसम खाकर रखी थी कि किसी भी हालत में सरदार को इसके बारे में पता नहीं चलने देगी, क्योंकि बाला का कहना था कि बाकी की केरियाँ वो नदी में फेंक देगा। बाला की लव स्टोरी में इसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, लेकिन वो तब तक नहीं सुनती जब तक बाला इसके लिए केरियाँ ना लेकर आ जाए। यही तो एक नया तरीका मिला था इसे कच्चे आम खाने का, जिस पर वो बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं कर सकती थी। वो अपने शाही कमरे में अंदर आते हुए हर तरफ जगह ढूंढने लगी कि वो केरियाँ कहाँ छुपाई। इसकी नज़र कमरे के कोने में बने एक छोटे से हफीफ खाने पर पड़ी, जो दीवार से बड़ी खूबसूरती से मिला हुआ था। फिर आखिरकार से एक जगह मिल ही गई जहाँ वो कबीले का हफीफ नक्शा रखती थी। वहीं पर इसका इरादा आज अपनी केरियाँ छुपाने का भी था। साथ में इसने मसाला और नमक मिर्च भी वहीं पर संभाल कर रखा था, जो इसके लिए खास तौर पर केरियाँ खाने के लिए छुपा कर रखा हुआ था। अब मगरिब की नमाज़ का वक्त हो रहा था और बाहर से अजान की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तो हमने जल्दी से केरियों को छुपाया और नमाज़ के लिए वुज़ू करने चल दी। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद इसका इरादा फिर से सुकून से बैठकर केरियाँ खाने का था। इसे किसी किस्म की टेंशन नहीं थी, क्योंकि सरदार तो वैसे भी कमरे में 8-9 बजे के बाद ही आता था। इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसे लग रहा था कि इसने अपनी छोटी सी कामयाबी हासिल करी और अब कोई इसे रोक नहीं सकता। बच्चियाँ तो बच्चियाँ, अब तो बच्चे भी महफूज नहीं है। गाँव के कच्चे रस्तों से होती हुई एक गमज़दा माँ सरदार दिलदार के ठिकाने पर पहुंची थी। इसके साथ गाँव के एक आदमी भी था, जिसने सरदार तक पहुँचने में मदद की थी। सरदार अपने मखसूस चारपाई पर बैठा हुआ था। इसकी निगाहें सामने सीधे रास्ते पर जमी हुई थी, जो गांव से सीधा कबीले की तरफ आता था। ये वाहिद रास्ता था, वरना कबीले तक आने के लिए कबीले तक आने वाले रास्तों से कोई भी वाकिफ नहीं था। यह कबीला इतना उलझा हुआ था कि आज तक कोई इसे समझ ही नहीं पाया था। इन लोगों को लगता था कि कबीले में आने का वाहिद एक ही रास्ता है, जो पत्थर से बंद किया जाता है। हालांकि हकीकत तो यह थी कि यहाँ हज़ारों रास्ते निकलते थे। बच्चे की माँ की आंखों में आंसू मसलसल बह रहे थे। इसके चेहरे में बेबसी और बेपनाह दुख साफ आया था। इसका 7 साला यतीम बच्चा, जिसके साथ मस्जिद के कारी ने जुल्म किया था, 1 हफ्ते से अस्पताल में दाखिल था, और वो अकेली यहाँ इंसाफ तलब करने आई थी। वो औरत माता पीटती अपने बच्चे के साथ किए हुए जुल्म की दास्तान सुना रही थी। 7 साला बच्चे के साथ दरिंदगी की इंतहा कर दी गई थी। घर जो माई तुम्हारे बच्चे के साथ हुए जुल्म का हिसाब सरदार यलगार लेगा। सरदार ने इस औरत की तरफ देखते हुए कहा, जो हाथ जोड़ इसके सामने खड़ी थी। इसकी आवाज़ में एक ऐसा ठहराव यकीन था जो किसी भी मुसीबत ज़दा दिल को दराज दे सकता था। इसने बच्चे की माँ की हालत को बगौर देखा। इसके चेहरे पर गम की एक लहर दौड़ गई। औरत ने सिसकियों के बीच अपना दर्द बयान करना शुरू किया था। सरदार सिर्फ एक मेरा ही बेटा नहीं, वहाँ कितनी माँओं के बेटों के साथ जुल्म हो रहा है। कहने को वो मदरसा है, लेकिन यहाँ भी ऐसे दरिंदे रहते हैं। मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ किसी और के साथ ना हो, ऐसा अंजाम होना चाहिए इस दरिंदे का। पहले सोचा था मैं कोर्ट में केस करूँगी, फिर तारीखें भुगतने की औकात नहीं थी मेरी, इसलिए सीधे आपके पास आई हूँ। आपसे सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है। मेरे बच्चे के साथ होने वाले जुल्म पर आप खामोश नहीं रहेंगे, मैं यकीन से कहती हूँ, वरना लोगों ने तो मुझे कहा कि छोड़ो बात को, दफ़ा करो। बच्चे के सर पर बाप नहीं है, और तुम्हारी कौन सी बेटी लूटी है? बेटा ही तो है, संभल जाएगा, खामोशी इख्तियार कर लो। मगर मैं ये नहीं कर सकती। न जाने लोगों की जहन में ये बात कब जाएगी, बेटा हो या बेटी, जुल्म होता है। मेरे बेटे के साथ जुल्म हुआ है। वो और तरफ रही थी, इसके अल्फाज दिल को छड़नी कर रहे थे। सरदार की आंखों में वहशत नाच रही थी। वो सिर्फ इसे सुन रहा था। इसके चेहरे पर एक ठंडा पथरीला तासर था, जो इसके अंदर के तूफान को छुपा रहा था। इसकी मुट्ठियाँ खुद बहुत बिछ रही थी और इसकी जुब्बों में सख्ती आ चुकी थी। वो दर्द में डूबी इस माँ की फरियाद सुनकर खामोश नहीं रह सकता था। यही वो दरिंदा है। सरदार यलगार ने मदरसे में दाखिल होते ही गरजदार आवाज़ में पूछा। इसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, सिर्फ इसकी आंखें
सब्ज आंखें गुस्से से चमक रही थी। इसके चेहरे पर एक पथरीली सख्ती छाई हुई थी। सरदार अपने ताकतवर घोड़े पर सवार होकर मदरसे पहुंचा था। इसके पीछे इसके चंद वफादार भारी असले से लैस साथी थे, जिन सब के चेहरों पर भी कपड़े से ढके हुए थे। सिर्फ इनकी आंखें नजर आ रही थी। घोड़ों की टप्पों की आवाज़ें मदरसे की खामोशी को चीरती हुई सुनाई दे रही थी, जो किसी बड़े तूफान का पेशी हेमा थी। सरदार के हाथ में एक लंबी नुकीली बर्छी थी, जो सूरज की रोशनी में बुरी तरह से चमक रही थी। वो सीधा इस मदरसे की तरफ बढ़ा था, जहाँ मासूम बच्चे के साथ जुल्म हुआ था। मदरसे के करीब पहुंचकर सरदार घोड़े से उतरा। इसके साथी भी फौरी तौर पर इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। मदरसे में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। किसी को भी अचानक आमद की खबर न थी। सरदार ने गहरी सांस ली। इसकी सब्ज आंखों में इंतकाम की आग बरक रही थी। इसने अपने साथियों को इशारा किया और वो आखिरी अज़म के साथ मदरसे के अंदर घुस गए। अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। मदरसे के बच्चे खौफजदा होकर कोने में दबके हुए थे। इनकी आंखों में शदीद डर और हैरत साफ नजर आ रही थी। कारी जो इस वक्त बच्चों को पढ़ा रहा था, सरदार इसके मुसल्ह आदमियों को देखकर बुरी तरह से घबरा गया। इसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, हाथ पांव कांपने लगे। इसने भागने की कोशिश की, मगर सरदार के तेज रफ्तार साथियों ने इसे एक पल में दबोच लिया। इसे घसीट कर बाहर ले चलो, गांव वालों को जमा करो, सबको देखना चाहिए कि ऐसे दरिंदों का क्या अंजाम होता है। सरदार ने मजीद गुस्से से कहा। सरदार के हुक्म के साथ कारी को बेरहमी से घसीट कर मदरसे के सहन में लाया गया। इसकी चीखें और मिन्नतें हवा में गूंज रही थी, मगर किसी ने इसके मदद के लिए एक कदम भी आगे नहीं उठाया था। गाँव वाले भी खौफ से वहाँ पर जमा होने शुरू हो चुके थे। सरदार का चेहरा नकाब में छुपा हुआ था, मगर इसकी बस आंखों में रहम का कोई निशान नहीं था। वह सिर्फ एक वहशतनाक ताकत का मुजस्मा बना वहाँ खड़ा था। तुमने एक मासूम बच्चे की इज्जत को पामाल किया है, तुमने एक पाक जगह को गंदा किया है। तुम्हारा जुर्म इतना बड़ा है कि इसकी कोई माफ़ी नहीं। सरदार की आवाज़ में गरज थी। इसने बालों को इशारा किया और वह एक जलती हुई मशाल लेकर आगे बढ़ा। गाँव वालों की नजर दहशत से इस मंजर पर जमी हुई थी। वो जानते थे कि अब क्या होने वाला है। सरदार के इंसाफ का तरीका बेहद सख्त और वहशतनाक होता था। इसने कारी की जनत देखा। इसकी आंखों में मौत का खौफ बाज़ था। आज तुम्हें वो दर्द मिलेगा जो इस बच्चे ने सहा। आज तुम्हें मालूम होगा किसी की इज्जत लूटने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद जो हुआ, इसने गांव वालों की रुख तक को हिला दिया। सरदार के इशारे पर इसके आदमी ने इस कारी के हाथ और पाँव मजबूती से रस्सी से बांधे। फिर एक रस्सी को दरख्त की ऊंची शाख से बांधकर कारी को लटका दिया गया। इसकी चीखें फिजा में गूंज रही थी। जब सरदार के एक आदमी ने इसके नीचे लकड़ी को ढेर लगाकर इसे आग लगा दी। कारी की चीखें एक लम्हे में खामोश हो गई और इसका जिस्म शोलों की लपेट में आ गया। सरदार ने एक ठंडी नजर इसकी जलते हुए जिस्म पर डाली। इसकी सब्ज़ आंखें किसी शिकारी की तरफ चमक रही थी और गरजदार आवाज़ में ऐलान किया, इसकी जली हुई लाश को इसी तरह लटका रहने दो, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कि वो किसी मासूम बच्चे की तरफ गलत नज़र से देखे। ये सिर्फ एक अबरत है। वहाँ जमा गाँव वालों के चेहरों पर खौफ और दहशत के मिलते तासार थे। उन्होंने आज देख लिया था कि सरदार दिलदारी अलकर अपने इलाके में इंसाफ कैसे कायम करता है। ये महज एक सजा नहीं थी, बल्कि सरदार की वहशत का एक खुला इजहार था। मैं कुछ नहीं खा रही थी। वो बाला भैया ने लाकर दिया तो मैंने सोचा मैं सिर्फ टेस्ट कर लूँ। मुझे तो आप अच्छे भी नहीं लगते, मैं तो खाती भी नहीं हूँ। सरदार ने अपने चेहरे से हर तरह का गुस्सा सख्ती खत्म करके सिर्फ मोहब्बत लिए कमरे में दाखिल हुआ। इसकी सब्ज़ आंखों में अब नरमी और प्यार नुमाया था। इसने कमरे के बीचों बीच आकर कदम रोके। इसकी नज़र सीधी बिस्तर की तरफ गई। बिस्तर पर दुआम थी, जो दूसरी तरफ चेहरा किए हाथ में प्लेट लिए तेज तेज कुछ खाने में मसरूफ थी। सरदार के कदम की आहट सुनते ही इसके हाथ रुके। इसने फ़ौरन अपने अल्फाज बोल डाले। इसके चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत थी, जैसे इसने कोई जुर्म किया ही ना हो। सरदार की सब्ज़ आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी, मगर चेहरे पर हल्का सा गुस्सा भी डराया था। वो समझ गया था कि दुआम कच्चे आम खा रही है। सरदार ने बिना कुछ कहे डस्टबिन की तरफ कदम बढ़ाए, जो कमरे के एक कोने में पड़ा था। अगले ही लम्हे डस्टबिन पर अपना कदम रखा इसका ढक्कन फ़ौरन ही खुल गया। इसने अपनी सब्ज़ आंखों से वापस बिस्तर की तरफ देखा, जहाँ दुआम आराम से प्लेट हाथ में पकड़े बैठी थी। इसने अभी भी कड़ी काटी ही थी कि सरदार जैसे वो जिन वहाँ नमूदार हो गया था। डाकू जी, में तो हमने बात शुरू करनी चाहिए। मेरा सुना मुखड़ा। सरदार ने आवाज़ को सख्त करते हुए इसे घूर कर देखा। मतलब साफ था कि वो कुछ समझने और सुनने की हालत में नहीं है। वो इसे साफ अल्फाज में नहीं, बल्कि अपनी सब्ज़ आंखों से बता रहा था कि वो अपनी प्लेट में मौजूद सारा सामान इस डस्टबिन में फेंक दे। डाकू जी, दुआमा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इसके पास आ रही थी। तुम खुद फेंकोगी या मैं अपने तरीके से फेंकूँ? सरदार इसकी बात से बगैर बोला। इसकी आवाज़ में अब सख्ती डर आई थी। दुआमा एक कदम और आगे बढ़ी। मैंने एक भी नहीं खाया, कसम ले लें। अभी तो सिर्फ मैं देख ही रही थी। इसके लहजे में मिन्नत और मासूमियत दोनों शामिल थे। फेंको, सरदार ने फिर से सख्त लहजे में कहा। इसकी सब्ज़ आंखों में अब भी गुस्से की चमक थी। आप इसके बदले में मुझसे कुछ भी काम करवा लीजिए डाकू जी, मैं कर दूंगी। इसकी मासूमियत अब अरूज पर थी। वो अपनी पसंद की चीज़ से महरूम नहीं होना चाहती थी। मेरा बोला सही है कि तुम चाहती हो कि पूरा दरख्त उखाड़ कर ना फेंकूँ तो इसे फेंको। इसने फिर से डस्टबिन की तरफ इशारा किया, जबकि दुआम ने एक और कदम आगे बढ़ाती जल्दी एक दो केड़ी के स्लाइस अपने मुंह में डाले। इसकी इस मासूमाना हरकत पर सरदार ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी थी। इसके चेहरे पर मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई, मगर इसने इसे जाहिर न होने दिया। वो सब्ज़ आंखों को मजीद सख्त करने की कोशिश की थी। तो आपने जल्दी से बाकी बची हुई केड़ियाँ प्लेट में समेटी। डाकू जी, मैं नाराज़ हो जाऊँगी, इसने धमकी दी थी। फेंको, बस
सख्त लहजे में बोला था। तो हमने अगले ही लम्हे सारी कैदियां समेत आखिर वो काम कर ही डाला जो इसके लिए किसी गुनाह से कम ना था। बस मिल गया सुकून, कर ली अपनी मनमानी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी इसके लिए। आई हेट यू, खबरदार जो अब मुझसे बात की, कोई सोना मुखरा नहीं हूँ मैं, ना ही आपकी सजन साई हूँ। आज भी मेरे सोने डाकू जी नहीं है, गंदे हैं आप कट्टी। तो हमने गुस्से से पैर पटकते हुए डस्टबिन में कैदियां फेंकने का अपना काम मुकम्मल किया और अब अपनी नाराज़गी दिखाने लगी थी। इसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमाना नाराज़गी थी और इस वक्त वो इससे सरदार की आंखों से कोई डर नहीं लग रहा था। वो बैल पर उल्टी लेती ऊंची ऊंची आवाज़ में अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी, जैसे वो एक छोटे बच्चे की तरह अपनी शिकायतें कर रही हो। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो सरदार को वहाँ से भगा दे, जबकि सरदार जो अभी तक डस्टबिन के पास खराब सीधा हुआ इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। इसकी सब आंखों में गुस्से की जब सिर्फ बेपनाह मोहब्बत और हल्की सी शरारत थी। इसके होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट फैल चुकी थी। इसे मालूम था कि इसने तो हमको नाराज़ कर दिया था, अब इसको बनाना भी तो था। उठो ना मेरा भोला साईं, देखो तो सही मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसकी सबस आंखों में मोहब्बत और नरमी साफ झलक रही थी। वो दुआम के बिस्तर के पास पहुंच चुका था। इसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी जिससे दुआम की नाराज़गी को देखकर मजीद गहरी हो रही थी। दुआम अब भी उल्टी लेटी थी, इसका चेहरा तकिए में छुपा था। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी जिससे इसकी नाराज़गी से बाजी आती। सरदार ने आस्तीकी से इसके कंधे पर हाथ रखा। दुआम ने झटके से अपना कंधा हटाया और कोई जवाब नहीं दिया। इसे कच्ची कैदियां छीनने का दुख शदीद था और वो इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थी। सरदार ने की लंबी सांस ली। कमरे में लाभ की रोशनी मध्यम रोशनी फैल रही थी और दरवाजे के पीछे से बाहर के दरख्तों के पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी। हवा में मिट्टी की सुंदी सुंदी खुशबू रची हुई थी जो कबीले के माहौल को परसुकून बना रही थी, मगर दुआम के दिल में तूफान बरपा था। सरदार झुक कर दुआम के बालों में नरमी से उंगलियां फेरने लगा। इसके नरम और नाजुक बालों का लम्हा से इसके हाथों को सुकून दे रहा था। कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं है, गंदे हैं आप। दुआम ने तकिए में मुँह छुपाते हुए गुस्से से कहा। इसकी आवाज़ दबी हुई थी। इसने अभी तक पलट कर सरदार की तरफ नहीं देखा था। इसकी छोटी सी दुनिया में इस वक्त सिर्फ इसकी कैदियां और सरदार की ज़ियादती थी। सरदार की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। इसकी सबस आंखों में शरारत नाच रही थी। वो झुककर इसके मजीद करीब हुआ। दुआम के कानों के पास सरगोशी के अंदाज में कहा, अच्छा बाबा गलती होगी, इधर तो देखो ना, तुम्हारा प्यारा डाकू जी तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें मना रहा है, सॉरी कर रहा है, तुम बात भी नहीं कर रही। इसने दुआम की कमर को हल्के से छुआ। इसके हाथ को लम्हा सा दुआम को सुकून देने लगा, मगर वो अब भी नाराज़ थी। दुआम ने गहरी सांस ली और अचानक पलट कर सरदार की तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे, मगर चेहरे पर ऐसी सी तो नाराज़गी थी जैसे तोड़ना मुश्किल लग रहा था। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप गंदे हैं, आपने मेरे आम फेंक दिए। इसने बाजू फोल्ड करते हुए मुंह फेर लिया। मेरा सोना मुखरा, ऐसे नाराज़ नहीं होते, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, तुम्हारा दिल दास्तां ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरदार से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, मगर दुआम ने खुद को मजीद सख्त कर लिया। मैं नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी, जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। दुआम ने एक गहरी सांस में कह डाला। इसकी आवाज़ में अब मजीद जिद थी। कैसी बात? सरदार ने इसकी नाराज़गी से लुत्फ़ उठाते हुए पूछा। मैं सारे कच्चे आम खा जाऊंगी दरख्त पर लगे हुए, सारे के सारे, और आप मुझे मना नहीं करेंगे, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, हमेशा नाराज़ रहूंगी। तो हमने आंखों में शरारत और जिद लिए सरदार की तरफ देखा। ये इसके बच्चों जैसी जिद थी और वो जानती थी कि सरदार से मनाए बगैर हार नहीं मानेगा। सरदार ने दुआम की आंखों में देखा। इसकी सबस आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। वह दुआम के चेहरे पर फैली इस मसमाना जिद को देखकर हंसी रोक नहीं पाया था। इसका जानदार कहकर कमरे में गूंजा। इसने दुआम का हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से दबाया। बाला ठीक कहता है, तुम्हें लालची बिल्ली कहता है मेरा मासूम साईं, तुम सारे के सारे आम खा लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, ना अभी, ना सुबह, ना कभी। इसने मुस्कुराते हुए कहा और इसकी मुस्कुराहट में एक वादा था जो दुआम के दिल को छू गया। तो हमने अपनी आंखें बड़ी की, गोया से यकीन नहीं आ रहा। सच में मेरा यार साईं, मैं तो बस तुम यूँ उठा ना करो। सरदार ने से प्यार से बालों पर हाथ फेरा। अब भी चले नीचे। वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। अरे नहीं, अब भी नहीं खा सकती तुम, अभी रात हो गई है ना, सुबह खा लेना, जितना दिल करे तुम्हारा। दुआम ने फिर मुंह फेर लिया और आहिस्ता से बरपाई, मैं सारे खा जाऊंगी, कोई नहीं बचेगा। वो अब भी नाराज़गी दिखा रही थी, मगर इसके लहजे में अब वो शिद्दत नहीं थी, एक छुपी हुई खुशी साफ महसूस की जा सकती। इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आकर गायब हो गई। कोई इसकी नाराज़गी अब खत्म होने वाली थी। सरदार से अपने मजबूत बाहों में बल लेते अपने सीने से लगा लिया। तो हमने हल्की सी मज़ाहमत की, मगर फिर इसके सीने से लगकर खामोश होगी। इसकी नाराज़गी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वो अभी दिल ही दिल में आमू की तबाही पर नाराज़ थी, लेकिन सरदार का वादा इसे खुश कर गया था। वो उल्टी ही लेटती सरदार के बाजू में सो गई। सरदार ने इसकी कमर पर प्यार से हाथ फेरा। इसकी सबज आंखों में सुकून था। इसे मालूम था कि इसकी सोनी सजनी अब नाराज़ नहीं है, बस अपनी मनपसंद चीज़ ना मिलने की वजह से बच्चों की तरह रूठी हुई है। सरदार अपनी रूठी हुई रानी की मनाए बगैर सो ना सका। इसके दिल को सुकून था कि वो वाकई में नाराज़ नहीं है, बस नखरे कर रही है, और उस नखरे तो वह हर कीमत पर उठाने को तैयार था। मीरू भैया इस आम के दरख्त के सारे आम किधर गए? सुबह का वक्त था, सूरज की पहली किरणें कबीले के पहाड़ों पर पड़ रही थी और हर तरफ एक नई ताजगी का एहसास था। तो आम खुशी खुशी तैयार होकर नीचे आई थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था आज, जिसे कोई नहीं रोक सकता। इसने सारा रात सरदार से वादा ले लिया था कि वो जितना चाहिए आम खा सकती है, और अब वो खूब सारे आम खाने का इरादा रखती थी। इसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत और जोश था। वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी जहाँ आम का दरख्त था, लेकिन नीचे जाते ही ये क्या, सारा का सारा दरख्त वीरान पड़ा हुआ था। सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे, दूर दूर तक कोई आम नजर नहीं आ रहा था। ये कैसे मुमकिन था? कल तो इस पर इतने सारे आम लगे थे, बल्कि ये आमों के साथ लदा हुआ था। दुआम ने बेयकीनी से
बे यकीनी से आम के दरख्त को देखा। इसकी आंखों में हैरत और मायूसी छा गई। इसके पीछे पीछे मीरू भी आया था। इसने दुआम को सवाल सुनते ही सर झुका लिया। रात को तूफान आया था सरदारनी, मीरू ने धीमी आवाज़ में कहा। दुआम ने इसे घूर कर देखा, जैसे जानती हो कि वो झूठ बोल रहा हो। इसका दिल तेजी से धड़का था। इसे लगा जैसे इसके साथ कोई चाल खेली गई हो। हाँ दुआम बेटी, रात को यहाँ बहुत बड़ा तूफान आया था, पूरे के पूरे दरख्त को छान कर चला गया एक बड़ा डाकू। दुआम को देखते हुए बोला। इसके लहजे में बनावट साफ थी, बड़ा गंद पड़ा हुआ था पूरे मैदान में। अभी हम साफ करके फारग हुए और मैं तो अभी तक सफाई कर रहा हूँ। बाला झाड़ू उठाए भागते हुए है। इसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे अपनी प्लानिंग को यकीनी बनाना चाह रहा हो। ऐसे हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानती। अब सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हम यकीन से बोली। इसकी आवाज़ में अब नाराज़गी और मायूसी थी। बेटा मैं क्या झूठ बोलूँगा अब इस उम्र में, बुजुर्ग डाकू ने जनमाई अंदाज में कहा। तो दुआम का मुंह खुल गया। वह इस डाकू को भी साजिश में शामिल देखकर हैरान थी। मैं सब कुछ जानती हूँ बाबा, आप भी लोगों के साथ मिले हुए हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब पता है मुझे, कोई तूफान नहीं आया। मुझे भी तो खबर लगती, मैं भी तो इसी दुनिया में रहती हूँ। दुआम ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा। बेटी तुम सिर्फ इस दुनिया में रहती हो, अब जिस पहाड़ में तुम्हारा बसेरा है, इस पहाड़ में सिर्फ दरवाज़ा खुले रहने तक आवाज़ आती है। रात को यहाँ क्या क्या हुआ क्या बताएं तुम्हें, बुजुर्ग डाकू ने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर इधर उधर इशारा करते हुए बोला। देखो तो सही, वहाँ से झंडा भी गिर गया हमारा। उन्होंने एक ऐसी जगह इशारा किया जहाँ दुआम ने कभी कोई झंडा देखा ही नहीं था, बल्कि इसने कभी इस जगह की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। इसे क्या पता कि वहाँ कोई झंडा मौजूद भी था या नहीं। इसने तो कभी नोट ही नहीं किया था। और वहाँ पर जो दरख्त था पतले डंडे वाला, वो भी तो गिर गया, बड़ा खूबसूरत था। बाला फिर से बोला। वो अपनी प्लानिंग को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ जो झोंपड़ी थी, मीरू ने बीच में अचानक झोंपड़ी लाने की कोशिश की तो बाबा और बाला दोनों ने से घूरा, क्योंकि इस जगह पर वो अक्सर बैठती थी और वो जानती थी कि वहाँ कोई झोंपड़ी नहीं थी। कौन सी झोंपड़ी? तो हम फ़ौरन बोली, जैसे इसकी चोरी पकड़ने की कोशिश की हो। अरे वो झोंपड़ी पिछले तूफान में गिर गई थी, तुम तो अभी बड़ी बाद में आई हो, तुम भी ना पुरानी चीज़ों को भी याद रखे हुए हो। मीरू, बुजुर्ग डाकू ने जल्दी से बात संभाली। फिर दुआम को देखते हुए कहा। चलो बेटी आओ तुम नाश्ता कर लो। वो बुजुर्ग डाकू कहते ही मीरू और बाला को भी साथ चलने का इशारा करते वहाँ से निकल गए। तो हम लाजवाब से वहीं खड़ी बेयकीनी से खाली दरख्त को देख रही थी। इसकी सारी हवा शायद का जनाजा निकल चुका था। कितने अरमानों के साथ सोई थी, अब तो इसे ख्वाबों में भी सिर्फ आम ही नजर आए थे। और यहाँ तूफान आ गया। ऐसे कैसे तूफान आ सकता था? पहले भी तो आ सकता था तूफान, आज ही क्यों आया? और अगर आज ही आया तो जरूर ये किसी की साजिश थी। तो हमने गुस्से से सोचा। इसकी आंखों में सरदार से इंतकाम का जज्बा था। रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। कबीले में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ दूर कहीं से पहरेदारों की आवाज़ें आ रही थी। अचानक बाला के फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। ये सरदार की कॉलिंग थी। बाला ने बिना कोई देर किए फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सरदार की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। आम के दरख्त पर कोई भी एक भी आम नहीं रहना चाहिए। अब तूफान आया, तुम लोग खुद तूफान बन जाओ, लेकिन सुबह जब दुआम नीचे आए तो इसे कोई एक भी आम नजर ना आए। यह हुक्म सरदार दिलदाई अलगर का था। और इस हुक्म पर बाला ने बिना कोई सवाल जवाब किए फ़ौरन ही चंद डाकुओं को अपने साथ लगाया। रातों रात पूरा का पूरा आम का दरख्त खाली करवा दिया गया था। यह दरख्त कबीले की खूबसूरती बढ़ाता था और सरदार को बेहद प्यारा था। ये इसकी माँ के हाथों का लगा हुआ दरख्त था, जो उसके साथ ही पड़ा हुआ था। सरदार को वैसे भी खुद दरख्तों से बहुत प्यार था। इसने कभी भी मैदान से किसी दरख्त को तोड़ने या उखाड़ने नहीं दिया था। इसे पौधा और दरख्तों से खूब लगाव था। मगर आज दुआम की ज़िद के आगे से ये कुर्बानी देनी पड़ी थी। सरदार ये सब कुछ इसके लिए किया था। अगर वो आम वहाँ रहते तो दुआम इसे यकीनन नहीं छोड़ती। जिस तरह से वो इसके पीछे लगी थी, वो पूरा दरख्त ही खाली कर देती और वो इसकी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो कच्चे आम और चाट मसाले से नमक मिर्ची लगाकर अपने मैदे की हालत ख़राब करे। वो जानता था कि इस तरह के शौक़ लड़कियां पालती हैं, लेकिन वो दुआम का ये शौक़ पूरा करने से कासर था। कुछ आमों को मीरू ने अचार डालने के लिए रख लिया था, तो कुछ रात ही गांव की तरफ भिजवा दिए गए थे और जो किसी काबिल नहीं थे इन्हें फेंक दिया गया था। हाँ, लेकिन सुबह दुआम को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया था, बल्कि सरदार के हुक्म के मुताबिक ये सब कुछ सरदार के हुक्म के मुताबिक ये सब सरदार की दुआम से मोहब्बत का नतीजा था, जहाँ वो इसकी छोटी सी जिद पर इतना बड़ा कदम उठा सकता था। तो गाइस, ये थी आज के एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, तो हम याद रखें। खुदा हाफिज़।